हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कूदने वाले हैं अपने सेकंड स्टेप पे, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। एंड चूंकि पूरा प्लेन इस बार सिलेबस से हटा दिएगा, पूरा प्लेन ही खत्म कर दिया गया है, राइट। तो चैप्टर स्ट्रेट लाइन की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है, राइट। तो इसको बहुत ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, राइट। क्योंकि अभी अभी तक ना जो प्लेन और स्ट्रेट लाइन को मिला के क्वेश्चन बनते थे, अब या तो डायरेक्शन कोसाइन से रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से क्वेश्चन बनेंगे, या फिर वापस आके इसी स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन बनेंगे अच्छे अच्छे को। क्योंकि अभी ना स्क्यू लाइन्स पे क्वेश्चन पूछते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे ये सब चीज़ें। स्क्यू लाइन्स पे क्वेश्चन पूछते हैं, एंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन पे परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन पूछते हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पे अभी क्वेश्चन नहीं आए, तो उन टॉपिक्स को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक। जैसे डायरेक्शन कोसाइन से लाइन्स की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, या डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो में कैसे बदलते हैं। तो ये सब टर्म, अगर आपने फर्स्ट टाइम अब इसको सुन रहे हो तो नए नए लग रहे होंगे, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। बट अब ये सब इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बिकॉज सारा प्लेन हटने की वजह से अब इन पे ज़्यादा फोकस रहेगा, राइट। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ये वाले चैप्टर को। सो बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन हम लोगों ने पढ़ लिया। नाउ सेकेंड स्टेप, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। 2 या 3 चीज़ें हैं जिनको जान लो, पूरी स्ट्रेट लाइन खत्म है, ठीक। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली चेन्नई में आज बहुत बारिश हो रही है। ऑरेंज अलर्ट आया था कल, बट आज बहुत बारिश हो रही है, तो लाइट चली गई है। मेरा मुखड़ा आपको नहीं दिखेगा, बाकी बोर्ड आपको पूरा अच्छे से दिखेगा। तो ये सब ध्यान देंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, नहीं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन हम लोग 2D में बड़ी आसानी से जानते हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म की 2D में लाइन्स ऐसे बनती थी, इधर बनती थी, ऐसे ऐसे ऐसे, जिधर भी घुमा दो एक बल्ला उधर एक लाइन बन जाती थी, राइट। ओके, अब वही चीज़ हमको 3D में पढ़ना है बस। 3D में क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में चीज़ें होंगी और एक्स वाई जेड आ जाएगा साथ में, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन में क्या क्या ज़रूरत होती है, जैसे हम लोग जब 2D में पढ़ते थे तो फॉर्म कैसी होती थी, वाई एम एक्स प्लस सी। मतलब एक चीज़ हमको बता दो कि इसका स्लोप कैसा है और वो इंटरसेप्ट कितना बना रहा है, राइट। या फिर मुझे स्लोप बता दो और ये बता दो किस पॉइंट से पास कर रहा है, राइट। ऐसे भी तो होता था, वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, ऐसे करके, राइट। तो मुझे एक स्लोप बता दो और किस पॉइंट से पास कर रहा है, या मुझे 2 पॉइंट बता दो, तब मैं लाइन की क्वेश्चन बता। 3 कंडीशन होती थी, सेम यहाँ पे वो स्लोप बदल गया है या पैरेलल से, बस और कुछ नहीं। पैरेलल वेक्टर बता दो एक। 3D में क्या होगा, लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे एक पॉइंट बता दो जहाँ से वो पास कर रहा है, मतलब वो C, ठीक। दूसरा एक उसके पैरेलल वेक्टर बता दो कि वो किस वेक्टर के पैरेलल है। मैं इस लाइन की, L लाइन की इक्वेशन लिख दूंगा, ये चीज़ समझ आती है। लाइन के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, बस यही याद रखना बहुत ध्यान से। एक पॉइंट जहाँ से वो लाइन पास कर रही है, दूसरा उसके पैरेलल वेक्टर कि वो किसके पैरेलल है, ठीक। ओके, अगर ये 2 चीज़ें मिलती हैं, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इस पे कोई भी पॉइंट एक आर वेक्टर मान ले। अब देखो ये आर वेक्टर है कैसे, सब ये 3D है, इसमें कहीं ओरिजिन होगी। ये ए वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर ए है, और ये पोजीशन वेक्टर आर है। ये आर पोजीशन वेक्टर है, राइट। ओके, तो मुझे जब पॉइंट पता करना है किसी लाइन पे, जैसे यहाँ वाई पता करना है, मुझे एक्स देते जाओ, मैं वाई बताता जाऊँगा। वैसे ही अगर मुझे कोई पॉइंट पता करना है लाइन पे, तो वो कैसे पता होगा, तो कहते हैं वही जो पॉइंट होता है ना, वही लाइन की इक्वेशन में। जैसे यहाँ y इज इक्वल टू समथिंग, मतलब y इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ऐसे ही यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन आती है। इक्वेशन ऑफ लाइन इज r वेक्टर इज इक्वल टू जहाँ से पास हो रहा हो प्लस लैम्डा टाइम्स जिसके पैरेलल हो। अब ये वही है y इज इक्वल टू सम एम एक्स प्लस सी फॉर्म का, ठीक। जहाँ पे r क्या होगा, r है x, y, z। अरे नहीं समझ रहे हो क्या तुम लोग, अरे आर वेक्टर है, ये कोई भी कोऑर्डिनेट होगा x, y, z, तो x की वैल्यू आ जाएगी समथिंग, y की वैल्यू आ जाएगी समथिंग, z की वैल्यू आ जाएगी समथिंग, ठीक।
अच्छा, इतना नहीं समझ आ रहा है तो अभी दिमाग में लगाओ ज़्यादा, बस इतना जान लो कि अगर मुझे एक वेक्टर जहाँ से वो पास कर रही लाइन और बी उसके पैरेलल एक वेक्टर पता हो तो मैं लाइन की इक्वेशन लिखूंगा आर इज इक्वल टू ए प्लस आर बी, जहाँ पे आर कोई भी एक रैंडम पॉइंट होगा उस लाइन पे। मतलब कभी भी अगर मुझे लाइन पे पॉइंट पता करना होगा तो मैं बोल दूंगा ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी। अब ये पॉइंट बदलता रहेगा, जैसे जैसे लैम्डा चेंज होगा वैसे वैसे ये पॉइंट बदलता रहेगा। कभी यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ पहुँच जाएगा, कभी यहाँ पहुँच जाएगा, कभी यहाँ पे आ जाएगा, इसको और एक्सटेंड कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे जैसे लैम्डा बदलेगा वैसे वैसे मेरा पॉइंट बदलेगा, मतलब पूरी लाइन लिखी जाएगी अगर मैं लैम्डा चेंज करता जाऊँ। समझ आती है बात? ओके। तो एक पोजीशन, एक वेक्टर जहाँ से वो पास कर रहा है, दूसरा एक पैरेलल वेक्टर। ठीक, स्ट्रेट लाइन की इतनी ही रिक्वायरमेंट है बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, ओके। तो कभी भी अगर मुझे लाइन पे कोई पॉइंट पूछेगा तो मैं बता दूंगा ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी, फॉर ए पर्टिकुलर लैम्डा वी गेट अ पॉइंट। ओके ना, इन कार्ड ये हो गई वेक्टर फॉर्म, ये हो गई मेरी वेक्टर फॉर्म में कैसे लाइन रिप्रेजेंट होती है। अब आते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? एक्स वाई जेड हमको साफ साफ दिखें, आपको साफ साफ आंखों से दिख जाए कि एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड का। यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ दिख रहा है किसी आर वेक्टर सम है, मतलब आर में एक्स आएगा वो किसी के इक्वल होगा, वाई आएगा वो किसी के इक्वल होगा, जेड आएगा वो किसी के इक्वल होगा, अभी दिख नहीं रहा सब। ठीक, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है? अगर लाइन है, एक पॉइंट है, लेट्स से इस पॉइंट का नाम दे दिया x1 y1 z1, जहाँ पे वो a था। ठीक, और इस लाइन L के पैरेलल, तो मैं लिखता हूँ इसको इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, पासिंग, चलो ये आ गई, पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट एंड having direction ratio proportional to, डायरेक्शन रेशियो हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोपोर्शनल टू ए बी एंड सी। मतलब क्या है, ध्यान सुनो, ये एक लाइन है। ठीक, यह पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से पास कर रही है, x1 y1 z1 से पास कर रही है, x1 y1 z1 से पास कर रही है, और इसके डायरेक्शन रेशियो जो है वो है ए बी सी। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होता था? डायरेक्शन रेशियो अगर लाइन का लिखना है तो उसमें एक वेक्टर बना लो, उसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वही लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा। तो फॉर ए टाइम बीइंग वी जस्ट कंसीडर कि अभी इतना दिमाग में लेके चलो कि डायरेक्शन रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन है ए बी सी की। ए बी सी या द डायरेक्शन रेशियो जिसकी वो प्रोपोर्शन है। ठीक, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, यस, देन क्या, प्रोपोर्शन टू दिस इज x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ये जो अच्छी खासी इक्वेशन आप देख रहे हो ना, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, डरना नहीं इससे, जो लोग फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं। ठीक, एक पॉइंट पता होना चाहिए x1 y1 z1, और उसके डायरेक्शन रेशियोज पता होना चाहिए किसकी प्रोपोर्शन है, वो नीचे रख दूंगा। मतलब क्या है, ऐसे याद रखो कि x माइनस पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट अपॉन, मतलब फिक्स्ड पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट अपॉन डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल टू y माइनस फिक्स्ड पॉइंट अपॉन डायरेक्शन रेशियो एंड z माइनस फिक्स्ड पॉइंट अपॉन डायरेक्शन रेशियो। अब अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो पता रहेंगे और मुझे पॉइंट पता रहेगा, मैं तुरंत इक्वेशन निकाल दूंगा। अब डायरेक्शन रेशियो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। डायरेक्शन रेशियो कहाँ से आता है? वो डायरेक्शन कोसाइन से भी आ सकता है या किसी के पैरेलल होके आ सकता है। ओके, ठीक, अब इसी में अगर मैं बोलूँ ए बी सी अगर डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे? तो एल हो जाएगा ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम हो जाएगा बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एन हो जाएगा सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इक्वेशन कैसे बदल जाएगी? ये वाली इक्वेशन कैसे बदल जाएगी? एक्स माइनस x1 अपॉन एक ही जगह रख सकता हूँ एल इंटू दिस, तो एल इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वाई माइनस y1 अपॉन एम इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, z माइनस z1 अपॉन n टाइम्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सारे कॉमन दिख रहे हैं, इक्वल, मतलब ऐसे बोलो। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ आपस में तो ये और ये कट जाएगा। ऐसे ही मगर अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो ये और ये कट जाएगा। इसका मतलब ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ ये टर्म। तो इक्वेशन क्या बचेगी? सिर्फ इक्वेशन बचेगी x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m एंड z माइनस z1 अपॉन n। ठीक,
तो ये हो गई आपकी अगली इक्वेशन। तो अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो गिवन है या डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, आई कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1। करेक्ट, याद रखना प्लीज। ओके, अब लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, r1 इज पैरेलल टू r2 और इसका डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1 और इसका डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2, तो इनमें क्या रिलेशन होता है? तो पता नहीं कितने लोगों ने किया है, बट जितने लोगों ने किया है उनके लिए ये आंसर है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर लैम्डा ले लूँ तो मतलब क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a2, b1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 एंड c1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ c2। मतलब जो a1 b1 c1 होता है वो लैम्डा टाइम्स हो जाता है a2 b2 c2 के, मतलब कुछ और नहीं होता। अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो पता है और मुझे उसी के पैरेलल एक वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो पता करनी है तो एक लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। नहीं समझे? समझो, अगर मुझे एक लाइन गिवन है, ये इसके डायरेक्शन रेशियो है 3 4 9, जिसके प्रोपोर्शन डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन टू 3 4 9। दूसरी लाइन मैंने बनाई इसी के पैरेलल, ठीक, ऐसे ना बनाओ, कंफ्यूज करोगे, ऐसे बने इसी के पैरेलल, और मैंने बोला कि अब इसके डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शन होंगे, तो कुछ नहीं, कह दो इसी में 2 मल्टीप्लाई कर दो 3 4 9 में इसके, या 5 मल्टीप्लाई कर दो, या -1 मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर दो, कह दो यही प्रोपोर्शन होंगे। ठीक, मतलब अगर दो लाइन या दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो एक का डायरेक्शन रेशियो दूसरे के डायरेक्शन रेशियो का लैम्डा टाइम्स होता है। जैसे वहाँ हुआ था, दो लाइंस या दो वेक्टर को लीनियर, देन एक वेक्टर सम के टाइम्स दूसरा वेक्टर। क्लियर है बात? ओके, क्योंकि इसका यूज आएगा इस वजह से मैंने बता दिया ये चीज़। ठीक, तो मुझे यहाँ से दो चीज़ें पता चली कि अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो गिवन है, अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो गिवन है देन आई कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन पता है देन आई कैन आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। इसी की अगली फॉर्म है जिसको बोला जाता है पैरामीट्रिक फॉर्म। कुछ नया नहीं है, ठीक, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब कि अब एक पैरामीटर इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे अभी मैंने क्या पढ़ा, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, x1 y1 z1 पता है, a b c पता है, राइट, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। अब एक पैरामीट्रिक फॉर्म होगी तो इसी को लैम्डा के इक्वल रख दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 प्लस ए लैम्डा, y इज इक्वल टू y1 प्लस बी लैम्डा एंड z इज इक्वल टू z1 प्लस सी लैम्डा। दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अगर आपको ऐसे कभी भी दे दिया जाए तो समझ लेना वो एक इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, बस पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखी हुई है। तो इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से। लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, इधर से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो x माइनस x1 अपॉन ए, इधर से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो y माइनस y1 अपॉन बी, इधर से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो z माइनस z1 अपॉन सी, और कह दो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। बोलो, कर लोगे? पैरामीट्रिक फॉर्म से आप कार्टेशियन फॉर्म निकाल सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म से पैरामीट्रिक फॉर्म बना सकते हो। कुछ नया नहीं है, पैरामीटर मतलब एक लैम्डा पैरामीटर आ गया बस, और कुछ नहीं। ठीक, ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ याद रखना, कोऑर्डिनेट ऑन लाइन। अगर मुझे लाइन की इक्वेशन गिवन है यही, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, देन कोऑर्डिनेट ऑन लाइन। अब ये लाइन ऐसी कुछ बनी होगी, ऐसे बनी होगी, ठीक, ये पॉइंट रहा होगा x1 y1 z1, और ये a b c जो होंगे वो डायरेक्शन रेशियो होंगे इसके पैरेलल। तो मुझे रैंडम पॉइंट कोई चाहिए, ये x1 y1 z1 है, मुझे रैंडम पॉइंट चाहिए x y z, तो मैं क्या लिखूंगा, पॉइंट ऑन दिस इज a इज इक्वल टू, जैसा अभी लिखा था, a लैम्डा, y इज इक्वल टू y1 प्लस b लैम्डा एंड z इज इक्वल टू, तो इसको ऐसे ना लिख के आप कंफ्यूज करोगे, मैं इसको ऐसा लिखूंगा x y z। कोई भी अगर मुझे रैंडम पॉइंट जनरल पॉइंट लाइन पे लिखना होगा तो मैं हमेशा ऐसे लिख लूँगा, कंसीडर द पॉइंट ऑन अ लाइन इज दिस, x1 प्लस ए लैम्डा y1 कॉमा y1 प्लस बी लैम्डा कॉमा z1 प्लस सी लैम्डा। वह लैम्डा इज एनी पैरामीटर, लैम्डा चेंज करते जाओ वो पॉइंट बदलता जाएगा। ठीक ठीक, तो जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन इज ऑलवेज x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा, z1 प्लस सी लैम्डा। ठीक, कभी भी आए जरूरत किसी कोई भी पॉइंट की लाइन पे हमेशा ये मान लेना, बहुत आसानी से निकल आएगा आंसर। ठीक, चलो सबसे पहला इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। चलो एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताओ। एक्स एक्सिस एक लाइन है, ये तो समझ आता है कि ये भी भूल गए हो।
एक्स एक्सिस है, लाइन है, ठीक। इसकी इक्वेशन बताओ। दो तरीके, एक पॉइंट पता होना चाहिए उस पे, और वो किसके पैरेलल ये पता होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, एक पॉइंट पता होना चाहिए और उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक ठीक। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट बताओ इस पे, तो मैं कहूँगा 0 0 0 ही एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। चलो, दूसरा डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन रेशियो कि किसके प्रोपोर्शन है, बताओ। तुम लोग पढ़े नहीं हो ना पहला वाला चैप्टर, पहले स्टेप में बताया था, क्या बताया था कि अगर मुझे डायरेक्शन, किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता करने हैं तो उस पर एक वेक्टर मान लो, उसके डायरेक्शन रेशियो अगर आपने पता कर लिए तो वही लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। अब मैं जानता हूँ इस पर एक बहुत अच्छा सा वेक्टर होता है आई कैप, होता है कि नहीं, द पोजिशन द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, ठीक। अब इसके डायरेक्शन रेशियो बता दो, वही डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे लाइन के। अब बताओ, आर कैप अगर लिखा है सम एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होते थे, एक्स इज टू वाई इज टू जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होते थे। डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन होते थे। जब प्रोपोर्शन ना बोलूँ समझ लेना, डायरेक्शन रेशियो में से प्रोपोर्शन होते हैं। अगर मैं बोल दूँ कि डायरेक्शन रेशियो होते थे, इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन होते थे, ठीक है। तो अब अगर आर लिख गया है आई कैप सिर्फ, तो इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शन हो जाएंगे, 1 0 0। अरे बोलो हाँ कि ना। अगर मुझे लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता करना है तो मुझे उस पर एक वेक्टर बता लेना है, उस वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वही लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा। एक वेक्टर मुझे बड़ा अच्छा सा पता है आई कैप, जो होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अगर इसका जो भी डायरेक्शन रेशियो होगा वही एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो होगा। इसका डायरेक्शन रेशियो 1 0 0 होता है तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो 1 0 0 होगा। अच्छा, तो डायरेक्शन रेशियो पता चल गया 1 0 0। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी, या इक्वेशन ऑफ लाइन या एक्स एक्सिस ब्रैकेट में एक्स माइनस x1 कितना 0 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 0 अपॉन 0 अपॉन c 0। तो क्या आ गया यहाँ से, x माइनस 1 y अपॉन 0, x अपॉन 1 y अपॉन 0 z अपॉन 0, ठीक। तो x को तो कुछ बता नहीं सकते, तो y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। तो दिस रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस। मतलब या तो ये बोल दो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस, या बोल दो कि ये दोनों एक साथ रिप्रेजेंट, मतलब अगर कहीं लिखा है y 0 z 0, इसका मतलब ये है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाली चीज, ये एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहा है कोई पॉइंट को, ठीक। तो जो आपको मन करे, आपको अच्छा लगे, आपकी जिसमें श्रद्धा हो, आप याद कर लो, ठीक। दोनों ही इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और हम जानते हैं एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, z 0 होता है, इसीलिए साइमल्टेनियसली वर्क होना चाहिए, x भी 0 सॉरी y भी 0 z भी 0, ठीक। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बताओ जल्दी, x अपॉन 0 y अपॉन 1 एंड z अपॉन 0, या फिर x 0 कॉमा z 0। एंड इक्वेशन ऑफ z एक्सिस क्या आ जाएगी, x अपॉन 0 y अपॉन 0 z अपॉन 1। अरे z एक्सिस के लिए क्या मान लोगे, डायरेक्शन रेशियो 0 0 1, ठीक। और x 0 कॉमा y 0, ठीक। ये मुझे पता चल गया x y z का रिप्रेजेंटेशन। अच्छा जी, चलो पहला पॉइंट, अरे पहला पॉइंट बोल बोल के बहुत पॉइंट बोल दिए, कोई सा भी पॉइंट है ये बताना, ये सब एज अ थ्योरम ले लो, या फिर जो भी तुमको पॉइंट रखने हो पॉइंट लगा लो। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी वेक्टर, मतलब कोई भी दो वेक्टर थे, ठीक, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ठीक। अब मुझसे पूछा गया कि एक लाइन जो यहाँ से ऐसे पास कर रही है, बन जा एक लाइन जो यहाँ से पास कर रही है, ये इस लाइन की इक्वेशन बताओ। तो मुझे एक पॉइंट पता है इस पे ए वेक्टर, इसके पैरेलल दूसरा वेक्टर पता चल जाए तो मुझे ये वेक्टर पता है, ये भी तो इसके पैरेलल ही है। ये पॉइंट अगर ए दूँ ये बी दूँ तो ए बी वेक्टर क्या बन जाएगा मेरे पास, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए मतलब बी माइनस ए। तो मुझे एक पैरेलल वेक्टर भी पता चल गया, एक पॉइंट एक वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी, आर
इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, और आप ये भी लिख सकते हो बी प्लस, क्योंकि वो भी एक वेक्टर है इसी पे, और मुझे एक चाहिए जिससे पास कर रही हूँ। ठीक, बोलो समझ आई ये बात? बहुत अच्छे। लाइन के लिए सिर्फ दो रिक्वायरमेंट, एक पॉइंट एक पैरेलल वेक्टर, या एक पॉइंट और एक डायरेक्शन रेशियो जो उसके प्रोपोर्शन, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोस। ठीक, खत्म लाइन पूरी। अच्छा, अगला इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। ठीक, मतलब अब दो, एक लाइन है, एक पॉइंट गिवन है x1 y1 z1 एंड दूसरा पॉइंट गिवन है x2 y2 z2। आपको बताना है कि लाइन की इक्वेशन क्या होगी, बता सकते हो? अब कार्टेशियन फॉर्म में आ जाओ तुरंत। एक पॉइंट गिवन है जहां से लाइन पास कर रही है और उसके डायरेक्शन रेशियो पता करने है। डायरेक्शन रेशियो पता करने के लिए एक वेक्टर पता चल जाए, उसके डायरेक्शन रेशियो, ये वेक्टर पता हो जाएगा ए बी वेक्टर क्या बनेगा? ए बी वेक्टर बनेगा x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप एंड z2 माइनस z1 के कैप। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे? वही तुरंत कोएफिशिएंट बन जाते हैं। तो a बन जाएगा मेरे पास x2 माइनस x1, b बन जाएगा मेरे पास y2 माइनस y1 और c बन जाएगा मेरे पास z2 माइनस z1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिख दोगे? इक्वेशन ऑफ लाइन इज, नहीं बता पा रहे यार तुम लोग, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये वही है भैया, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c a b c की जगह क्या हो गया? वही वो डायरेक्शन रेशियोज पता चल गए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, जो स्टेप फर्स्ट में मैंने बताया है। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ वापस जाओ, उसको पढ़ो। वो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी से सारे स्ट्रेट लाइन और सारी प्लेन चलेगी। ठीक, तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट इन कार्टेशियन फॉर्म। अब अगर आ जाए मुझसे ये पूछ ले कि मैं अगर वेक्टर फॉर्म में देता हूँ आपको इक्वेशन, आपको कार्टेशियन फॉर्म में बदलनी, तो क्या आप बदल पाओगे? और दूसरा, अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में देता हूँ आपको वेक्टर फॉर्म में बदलनी, तो क्या आप बदल पाओगे? तो यस सर, मैं बदल सकता हूँ। पहला है फ्रॉम वेक्टर टू कार्टेशियन, और इसलिए बदलना सीख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कभी कभी कार्टेशियन कमाल कर जाता है, हो सकता है कभी कभी वेक्टर कमाल कर जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी इक्वेशन बदल लूंगा। हालांकि बहुत रेयर यूज आता है ऐसा, बट फिर भी हमको दो पता होंगे तो दो दिमाग चलेंगे उस टाइम कि अच्छा वेक्टर में ऐसे सोचते हैं, कार्टेशियन में ऐसे सोचते हैं। जैसे वेक्टर में आप जनरल पॉइंट ऐसे ए प्लस लैम्डा भी देखते हो, नो देख नहीं पाते उसको सही से, राइट? यही कार्टेशियन में मुझे दिखता है वो चीज़ कि अच्छा वो पॉइंट है x1 प्लस लैम्डा टाइम्स a, अब मैं पॉइंट लोकेट कर सकता हूँ हर जगह पे, राइट? तो ये सब फायदे होते हैं। तो ठीक है, वेक्टर कैसे गिवन होगी? a प्लस लैम्डा टाइम्स b, जहाँ पे a है a1i a2j a3k, ऐसे b है b1i b2j b3k। बताओ, b एक वेक्टर है, ये एक लाइन थी, यहाँ पॉइंट था जिसको नाम मैंने बोला a1 a2 a3, मतलब ये था a वेक्टर, और इसी के पैरेलल वेक्टर था b वेक्टर। ठीक, पैरेलल वेक्टर से मुझे अभी बताया, देखो अच्छा पैरेलल वेक्टर जो था उसके डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या बोलोगे? b1 b2 b3 बोलो, क्योंकि वही कोएफिशिएंट हो जाते हैं। अब ये वाला वेक्टर और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो जो इसके डायरेक्शन रेशियो उसी का लैम्डा टाइम्स या वही डायरेक्शन रेशियो इसके, मतलब उसी के प्रोपोर्शन। बात खत्म। प्रोपोर्शन में बोला ही ना करो लैम्डा टाइम्स, वही उसी के प्रोपोर्शन, मतलब मुझे उस लाइन के प्रोपोर्शन डायरेक्शन रेशियो क्या मिल गया? b1 b2 b3, क्योंकि b के डायरेक्शन रेशियो क्या है? b1 b2 b3। b के प्रोपोर्शन b के डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शन है? b1 b2 b3 के। तो एक इस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शन हो जाएंगे? b1 b2 b3 के, बिकॉज दोनों पैरेलल है। पैरेलल में बताया है कि पहले वेक्टर प्रोपोर्शन दूसरा वेक्टर प्रोपोर्शन दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, या सीधे सीधे याद रखो कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन कितने होते हैं? तो सेम चीज़ के। अगर दो लाइन हैं और इसका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन है ए बी सी के, तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन होगा ए बी सी के। काम खत्म, प्रोपोर्शन होगा ए बी सी के, ऐसे याद रखो। ठीक, तो
मुझे यहाँ मिल गया, वो पॉइंट मिल गया। अच्छा, इस कोऑर्डिनेट क्या बताओगे? अगर मैं बोलूँ कि ये ए है, A1 A2 A3, तो पोजीशन वेक्टर पे तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? A1 A2 A3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्योंकि तभी तो पोजीशन वेक्टर बना पाओगे A1 प्लस आई गया प्लस A2 जे गया। अरे भैया, यहाँ पे पॉइंट x, y होता है तो पोजीशन वेक्टर क्या लिखते हो? xi प्लस वाई जे ना, तभी तो लिखते हो जब यहाँ कोऑर्डिनेट पता चलता है। अब अगर पॉइंट दे दूँ तो सॉरी वेक्टर दे दूँ तो कोऑर्डिनेट बता दोगे। वैसे ही मैंने वेक्टर दे दिया तो कोऑर्डिनेट तुमने बता दिया कि A1 A2 A3 वो कोऑर्डिनेट है सर। अरे नहीं बोल पा रहे हो गया खत्म क्वेश्चन। कार्टेशियन फॉर्म में बदलोगे तो कैसे बन जाएगी? x माइनस x1 की जगह A1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो B1, y माइनस A2 अपॉन B2, z माइनस A3 अपॉन B3। खत्म। अरे खत्म। पलट के आ जाओ। अगर मुझे गिवन है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन, अच्छा तो मैं यहाँ ना लिखूँ इसको, नहीं, चलो पलट के आऊँ। सेकेंड कहाँ से? कार्टेशियन टू वेक्टर, कार्टेशियन टू वेक्टर। तो आ जाओ भाई, दूसरा कार्टेशियन टू वेक्टर, बहुत आसान। कार्टेशियन में कैसे गिवन हो? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। चलो बताओ, ये लाइन है या एक पॉइंट है जहाँ से वो पास कर रहा है x1 y1 z1, और इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो इसके प्रोपोर्शन है ABC के। मतलब प्रोपोर्शन है, मतलब एक वेक्टर मुझे पता है इधर AI प्लस BJ प्लस C के। अरे ये अगर लाइन इसके डायरेक्शन रेशियो इसके प्रोपोर्शन है तो इसके पैरेलल वेक्टर जो होगा उसके भी डायरेक्शन रेशियो इसी के पैरेलल होंगे। तो उसके पैरेलल वेक्टर में ये लिख सकता हूँ, क्योंकि इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? देखो ABC, इसका मतलब यही तो लिखे हुए हैं। तो अगर कभी भी डायरेक्शन रेशियो गिवन होते हैं तो मैं एक वेक्टर उसी के डायरेक्शन में लिख सकता हूँ। ये रहा। जैसे हमको अगर डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो तो मैं एक यूनिट वेक्टर लिख सकता हूँ उसी के डायरेक्शन में, लिख सकता हूँ नहीं, Li प्लस MJ प्लस N की। वैसे ही अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो गिवन हो तो मैं एक वेक्टर लिख सकता हूँ उसी के डायरेक्शन में, AI प्लस BJ प्लस C के। मिल गया, खत्म। एक वेक्टर मिल गया जहाँ से पास कर, एक पॉइंट मिल गया जहाँ से पास कर रही है, या ऐसे बोल दो एक वेक्टर मिल गया। अगर ये पॉइंट कार्टेशियन XYZ है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा? XI प्लस YJ प्लस Z के। ठीक, तो बन गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब इसको अगर मैं यहाँ से ओरिजिन से मिला दूँ तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा? XI प्लस YJ प्लस Z के। मतलब मुझे एक वेक्टर पर पता चल गया जहाँ से वो पास कर रही है और वो पैरेलल वेक्टर पता चल गया। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स, या A वेक्टर पूरा मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। A वेक्टर क्या बनेगा मेरे पास? XI प्लस YJ प्लस Z के प्लस लैम्डा टाइम्स ये AI प्लस BJ प्लस C के। ठीक, वो यही बन गया ऐसा करके कि R वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स B। ठीक, तो कार्टेशियन को वेक्टर में, वेक्टर को कार्टेशियन में बदलना बहुत आसान है, कर सकते हो आप। ठीक, जैसे वहां यूज किया था XYZ एज ए कोऑर्डिनेट्स पासिंग थ्रू एंड ABC उसके डायरेक्शन रेशियो। उल्टा सोच लो, XYZ एज ए पासिंग पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर। ठीक, अब कर लेते हैं इस पे सुंदर सुंदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी इजी। पहला क्वेश्चन है, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए पॉइंट गिवन है आपको 3 4 -7 और बी पॉइंट गिवन है आपको 1 -1 6 एंड ऑल्सो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, तो ये लाइन थी, ये पॉइंट है 3 4 -7, ये पॉइंट है 1 -1 6। तो जल्दी बताओ ए वेक्टर क्या लिखोगे जहाँ से वो पास कर रही हो? तो एक मैं ये पॉइंट उठा लूंगा, और पैरेलल वेक्टर मतलब बी वेक्टर क्या लिखोगे? बी वेक्टर क्या लिखूंगा? ए बी वेक्टर, मतलब ये ए बी वेक्टर ही तो पैरेलल, ए बी वेक्टर ही तो पैरेलल बन जाएगा नहीं इसी के। तो ए बी वेक्टर क्या लिखोगे? ओ बी माइनस ओ ए। तो क्या आ जाएगा? -2i -5j एंड 13k। हो गए, क्वेश्चन खत्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन इज आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लैम्डा टाइम्स -2i -5j प्लस 13k। हो गई। चलो कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखना बोल रहे हैं। कार्टेशियन फॉर्म में तो और आसान हो गया।
अगर मैं बोलूँ कहाँ से पास कर रहा है तो ए पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब x1 y1 z1 क्या हो गया मेरे पास, हो गया 3 4। अच्छा आप दूसरा भी ले सकते हो, -1 1 -1 6 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसी के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे उनको माइनस कर लो बस, तो ए बन जाए, ए बी सी क्या बन जाएगा, ए बी सी बन जाएगा। इसके डायरेक्शन रेशियो बताओ, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, बहुत आसान। डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे, दिस माइनस दिस मतलब -2, दिस माइनस दिस -5, दिस माइनस दिस 13, दिस माइनस दिस मतलब ये 1 -3 -1 4 6, ज़्यादा कुछ हो गया सब, 6 -7। अच्छा आप पलट के भी कर सकते हो, 3 -1 4 -1, ठीक, ऐसे भी कर सकते हो, वो भी डायरेक्शन रेशियो ही है, ठीक। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। खत्म, बोलो हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जहाँ ना समझ आए प्लीज़ पूछ लेना कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, पूछते हैं कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दे रखी है, क्या दे रखी है जरा देखना ध्यान से। 6x - 2 इक्वल्स 3y + 1 इक्वल्स, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड द वेक्टर इक्वेशन, तो मुझे पता करना है डायरेक्शन रेशियो बताओ एंड वेक्टर इक्वेशन बताओ, मतलब कार्टेशियन को वेक्टर में बदलो, ठीक है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड बनाते हैं, जब तक स्टैंडर्ड ना बने तब तक कुछ मत बोलना, ठीक। तो इसके अपॉन में, ओके मैं इधर लिख लेता हूँ, 6x - 2 3y + 1 2z - 2, अपॉन में 1 कर दिया, अपॉन में 1 कर दिया, अपॉन में 1। स्टैंडर्ड कैसे होती है, x1 अपॉन a, y y1 अपॉन b, z z1 अपॉन c। मतलब क्या कहने का है, कोएफिशिएंट कितना होता है 1, कोएफिशिएंट कितना होता है 1, कोएफिशिएंट कितना होता है 1, तो मुझे कोएफिशिएंट 1 करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो इस 6 को, ये जो 6 दिख रहा है यहाँ पे, इसको बाहर कर दो। बाहर करने का मतलब अभी मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, अगली बार मैं शॉर्ट में बताऊंगा। 6 को जब बाहर किया तो ऐसा कुछ बन जाएगा अपॉन 6, मैं सिर्फ एक का बता रहा हूँ, दूसरा डायरेक्ट करूंगा, अपॉन 1। अब इस 6 को नीचे भेज दो तो क्या बन जाएगा, x - 2/6 अपॉन 1/6। ये चीज़ समझ आती है, ठीक। मतलब ये वाली चीज़ डायरेक्ट ऐसे कन्वर्ट हो सकती है। ऐसे ही ये वाली चीज़ कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी y + 1/3 अपॉन 1/3। कहने का मतलब है जो कोएफिशिएंट हुआ करे उसको नीचे कर लो और इसी से डिवाइड कर दो। इधर कोएफिशिएंट है, इधर डिवाइड कर दिया और इसको नीचे कर दिया, ये कोएफिशिएंट है, इधर इसको डिवाइड कर दिया और नीचे कर दिया, ठीक। तो ऐसे ये बन जाएगा क्या, z - 2/2 अपॉन 1/2। मतलब पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी इसमें। x - 2/6 करेंगे तो 1/3 अपॉन 1/6, y + 1/3 अपॉन 1/3, z - 1 अपॉन 1/2। बताओ डायरेक्शन रेशियो बता पाओगे किसके, वो क्या बोलते हैं, किसके प्रोपोर्शन है, तो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल टू 1/6, 1/3, 1/2, ठीक ठीक। अच्छा ये कंफ्यूज ना करना, अगर आपको इसी से कुछ और मल्टीप्लाई करके दे दिया जाए, मतलब बोल दिया जाए कुछ 6 से मल्टीप्लाई कर लो सपोज पूरी इक्वेशन को, तो 1/6, 1/3 और 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन जाएगा, 1, 2 और 3। तो ये भी सही है, ऑप्शन में अगर ये हो 1 2 3 तो यस दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो वहाँ देख लेना कि मुझे जो मिला है वो मिला है 1/6, 1/3, 1/2, लेकिन मैं जानता हूँ ये प्रोपोर्शनल है, ये एक्चुअली है नहीं। तो प्रोपोर्शनल का मतलब इससे कुछ लैम्डा मल्टीप्लाई करने पर भी वही डायरेक्शन रेशियो बना रहेगा, वो भी डायरेक्शन रेशियो ही होगा। तो इसका मतलब अगर 1/6, 1/3, 1/2 नहीं हो तो उससे कुछ मल्टीप्लाई करके देख लेना कि क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक। तो ये आंसर भी हो सकते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे चेक कर लेना क्या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद तो वो नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगला बोला था वेक्टर फॉर्म बताओ, वेक्टर फॉर्म बताओ, बहुत आसान। अब तो वेक्टर फॉर्म बताना बहुत आसान हो गया। मुझे एक पॉइंट पता है जहाँ से वो पास कर रही है, ये देखो, और मुझे उसके डायरेक्शन रेशियो पता है, तो इससे मैं एक वेक्टर बना सकता हूँ जो उसके पैरेलल होगा, ठीक। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, r = जहाँ से पास कर रहा है 1/3 i माइनस -1/3 j + k
ये तुम लोग कंफ्यूज ना करना, कहाँ से पास हो रहा है यहाँ लिख लो, 1/3 कॉमा -1/3 कॉमा 1। लोग बोलेंगे कि -1/3 कैसे है, अरे भैया वहाँ ऐसे होता है, x माइनस ए अपॉन x माइनस x1 अपॉन ए y माइनस y1 अपॉन बी। तो अगर इसको कंपेयर करोगे 1/3 को, देखो जैसे इसको कंपेयर किया -1/3 और माइनस का x1, तो x1 बन गया 1/3। बट जब यहाँ 1/3 कंपेयर करोगे और यहाँ -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब y1 होना चाहिए -1/3। नहीं समझे, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, y माइनस -1/3। अब इस फॉर्म की आ गई तो y1 देख लो, y1 कितना है -1/3, करेक्ट। ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, जो भी वहाँ लिखा होता है उसको साइन पलट के लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ -1/3 है, यहाँ -1/3 तो 1/3 से पास हो रहा है, +1/3 है तो -1/3 से पास हो रहा है, -1 है तो +1 से पास हो रहा है। ठीक, क्या ऐसे याद रखो, अपना तरीका बना लो याद रखने का। ठीक, मैं सारे तरीके बता दूंगा, अपना तरीका एक बना लो याद रखने का। तो यहाँ से पास कर रहा है प्लस प्लस, पैरेलल वेक्टर क्या है, लैम्डा टाइम्स ये 1/6 आई कैप, 1/3 जे कैप, 1/2 के कैप, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप। मतलब ये वाला ले लिया इस बारी डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो कुछ लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ले सकते हो, अदरवाइज वो भी ले सकते हो, दोनों सेम चीज़ें। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, फाइंड पॉइंट ऑन लाइन, और लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है x + 2/3 y + 1/2 and z - 3/2। yes, at a distance of 3√2 from 113। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, समझ लो। एक लाइन है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट मुझे पता करना है यहाँ पे जो कि होगा Q, जो इस पॉइंट से 113 से कितनी डिस्टेंस दूरी हो, 3√2 की डिस्टेंस पे दूर हो। ठीक, मतलब मुझे एक ऐसा पॉइंट बताना है जो 113 से 3√2 की डिस्टेंस पे दूर हो और इस लाइन पे लाई कर रहा हो। ठीक, तो मैंने बताया था, क्या मैं जर्नल पॉइंट लिख सकता हूँ Q का, तो यस वी कैन राइट हाउ, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है z - 3/2, इसको लैम्डा के इक्वल रख दिया और जनरल पॉइंट बता दिए। तो x क्या बन जाएगा, -2 + 3 लैम्डा, y क्या बन जाएगा, -1 + 2 लैम्डा, एंड z क्या बन जाएगा, +3 + 2 लैम्डा। ये हो गए जनरल पॉइंट ऑन दिस। तो फॉर सम लैम्डा वो q होगा, कोई ना कोई ऐसा लैम्डा होगा जिसके लिए q पॉइंट आ रहा होगा। अच्छा, डिस्टेंस दी है, वो पॉइंट दिया है, तो जरा डिस्टेंस बताओ PQ कितना होगा रूट के अंदर। अब ये पॉइंट मुझे पता चल गए x, y और z जो यहाँ लिखे हुए हैं ये वाले। ठीक, तो x - 1 होल स्क्वायर, y - 1 होल स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक, y - 1 z - 3 होल स्क्वायर। जरा x y z की वैल्यू रख दो रूट के अंदर। x y z की वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा, -2 + 3 - 1 मतलब -3 + 3 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा, -1 - 2 + 2 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 कैंसिल 2 लैम्डा होल स्क्वायर। ये आ गई, और PQ डिस्टेंस मुझे गिवन है 3√2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो 9 × 2, इधर स्क्वायर किया तो -3 + 3 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 18 + 17 लैम्डा स्क्वायर -30। इसको सॉल्व कर लेना, मैं वो ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहा हूँ। ठीक, अरे कर लोगे कि नहीं। ठीक, ये 18 और ये 18 कैंसिल तो कितना बचा, 0 = 17 लैम्डा स्क्वायर -30 लैम्डा। दिस इम्प्लाइज 0 = लैम्डा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 17 लैम्डा -30। तो या तो लैम्डा 0 हो जाए या फिर लैम्डा 30/17 हो जाए। ठीक, अगर लैम्डा 0 हो गया सपोज, तो जरा आओ यहाँ से, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। अगर लैम्डा 0 हो गया तो जरा x बताना, यहाँ से बताना, इस वाले यहाँ से। ठीक, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और z की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक, और अगर लैम्डा 30/17 हो जाए
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 + 90/17, मतलब आ जाएगा 34 + 90। अरे इसको कैलकुलेट कर लेना, बड़ा आसान है। y आ जाएगा ऐसे ही, मैं इधर से देख के लिख रहा हूँ दिस, और z आ जाएगा 111/17। अब 2 पॉइंट क्यों आए, सही भी है, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ होगा तो दूसरा पॉइंट इधर भी कहीं होगा जो इतने ही डिस्टेंस पे होगा, इसीलिए 2 पॉइंट तो आने ही चाहिए थे। क्योंकि मुझे p पॉइंट गिवन था, एक लाइन गिवन थी, मुझसे पूछा था कि एक पॉइंट बताओ जो इससे 3√2 डिस्टेंस पे होता हो, तो एक पॉइंट इधर होगा 3√2 डिस्टेंस पे, एक पॉइंट इधर होगा 3√2 डिस्टेंस पे। बोलो हाँ। अरे नहीं बोल पा रहे तुम लोग, समझ में आ गया? ओके, चलिए जी, अगला टॉपिक, एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी। मुझको दो लाइंस गिवन है, मान लो थोड़ी देर लाइन है, ठीक। पहली लाइन की इक्वेशन है r1, सॉरी नॉट r1, इट्स r इज इक्वल टू a1 + लैम्डा टाइम्स b1, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है r इज इक्वल टू a2 + लैम्डा टाइम्स b2। ये ना बोलना सर आपने r1 r2 नहीं लिखा है, अरे r एक जनरल पॉइंट है, तो भले r1 r2 से आपको मानो रिप्रेजेंट कर दो या r से रिप्रेजेंट कर दो, मेन बात है a1 a2 b1 b2 का, ठीक। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जो b1 होगा ना वो इसके पैरेलल होगा ऐसे करके, और जो b2 होगा वो इसके पैरेलल होगा ऐसे करके। अच्छा, जो एंगल ये बनेगा वही एंगल ये बनेगा, बोलो हाँ, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, बिल्कुल ठीक। नहीं समझ रहे हो क्या, ऐसे हैशटैग, तो जो एंगल ये बनता है वही एंगल ये बनता है, बिकॉज अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल, इस लाइन के पैरेलल लाइन ये है और इस लाइन के पैरेलल लाइन ये है, तो या तो इसके पैरेलल एंगल बना लो, इसके ये एंगल बना लो, या इनके बीच का बना लो, दोनों सेम होते हैं, ऐसे यहाँ हो रहा है, ठीक। इसका मतलब जो b1 b2 के बीच का एंगल होगा, ये है b1 वेक्टर और ये है b2 वेक्टर एक्चुअली, ठीक। यहाँ कहीं a1 है और यहाँ कहीं a2 है, ठीक। तो जो b1 b2 के बीच का एंगल होगा वही एंगल होगा लाइंस के बीच का एंगल। इसका मतलब मुझे सिर्फ b1 b2 के बीच का एंगल पता करना है। b1 b2 क्या है, या तो वो डायरेक्शन रेशियोज हैं, वहाँ से आ जाएगा, या फिर तुमको पैरेलल वेक्टर गिवन होंगे, दो ही चीज़ें हैं, या तो डायरेक्शन रेशियो या तो पैरेलल वेक्टर, ठीक। बहुत आसान हो गया, क्या बोलते हैं वेक्टर्स के बीच का एंगल cos थीटा करके, a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अब नहीं पता है तो खत्म। तो एंगल बिटवीन लाइंस इज सेम एज एंगल बिटवीन b1 and b2, and angle between b1 and b2 is let थीटा बी द एंगल, देन क्या हो जाएगा, b1 डॉट b2 इक्वल्स मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2 इंटू cos थीटा, सो cos थीटा इज इक्वल्स टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 एंड मॉड ऑफ b2। बोलो हाँ, जोर से बोलो हाँ, ठीक, समझ आ गई। तो मतलब मुझे लाइन की इक्वेशन गिवन हो और अगर मुझसे पूछा जाए कि एंगल बताओ, तो मैं सिर्फ b1 b2 ढूंढ लूंगा चुपचाप से और एंगल बता दूंगा कि इतना एंगल होगा भाई साहब, ठीक। आप परेशान ना करो। चलो, अब अगर यही चीज़ कार्टेशियन में गिवन हो, ये तो वेक्टर फॉर्म था, अगर कार्टेशियन में गिवन हो, ये बवाल कराते हैं लोग, बहुत आसान है सब कुछ, ठीक। कार्टेशियन वेक्टर सब एक जैसा है। कार्टेशियन फॉर्म में पहले लाइन की इक्वेशन कैसे गिवन होगी, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1। दूसरी लाइन की इक्वेशन x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2। अब देखो, अब इस बारी मुझे पोजीशन वेक्टर पता, सॉरी पोजीशन बोल रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियोज पता है a1 a2 a3 के, ठीक। डायरेक्शन रेशियो से मैं निकाल सकता हूँ, अगर मुझे दो डायरेक्शन रेशियो पता है और मुझे पता करना है कि इनके बीच का एंगल कितना होगा, याद है cos थीटा कितना आया था, वैसे ही cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन रूट ऑफ, ये मैंने फर्स्ट वाले में बताया है कि अगर मुझे दो लाइंस गिवन है जिनका डायरेक्शन रेशियो a1 a2 a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, तो उनके बीच का डायरेक्शन एंगल कितना होता है, कोई परवाह नहीं,
A1 B1 C1 D1 है, तुरंत एक बी वेक्टर बना लो वहाँ से, B1 क्या बन जाएगा, वही अपना बी वेक्टर जो पैरेलल होगा, A1 आई गया, B1 जे गया, C1 के गया, और फिर ऊपर वाला वेक्टर फॉर्म लगा दो। ठीक, B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक, यहाँ से कॉस थीटा, एंगल बिटवीन द टू लाइन समझ आ गया। अगर मुझे कार्टेशियन में गिवन होगी तो मैं तुरंत उसके डायरेक्शन रेशियो पता कर लूंगा, वहाँ से बी वेक्टर बना लूंगा और यहाँ से बी वेक्टर बना लूंगा, दोनों का डॉट एज ए वेक्टर निकाल दूंगा। ठीक, ओके। अगर दोनों वेक्टर या दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाती हैं तो कंडीशन क्या आ जाएगी, जल्दी बता लो, तुम लोग बहुत तेज हो गए हो। कॉस थीटा, अगर लाइन परपेंडिकुलर आपस में तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0, मतलब B1 डॉट B2 क्या होना चाहिए, 0। तो अगर B1 डॉट B2 0 आता है तो कॉस थीटा 0, मतलब एंगल लाइंस परपेंडिकुलर, अगर लाइन परपेंडिकुलर तो B1 डॉट B2 0। ठीक, इस पे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से, देखना ध्यान से, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लाइन की इक्वेशन गिवन है, L1 लाइन है और L2 लाइन है। पहली लाइन की इक्वेशन देखना, x इज इक्वल टू AY प्लस B कॉमा z इज इक्वल टू CY प्लस D। दूसरी इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू A डैश y प्लस B डैश एंड z इज इक्वल टू C डैश y प्लस D डैश। ठीक, बोल रहे हैं कि अगर लाइन L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के, तो रिलेशन बताओ A1 A डैश A डैश C B डैश C डैश D डैश में। ठीक, चलो भाई, अब बहुत से लोग यहाँ सोचेंगे कि सर ये लाइन की इक्वेशन कैसे हो सकती है, मैं तो कार्टेशियन में पढ़ा हूँ या तो वेक्टर में पढ़ा हूँ, मुझे दिखी थी अच्छी सी इक्वेशन उसमें। अच्छा, मैंने बहुत छोटी सी चीज़ बताई थी, जब मैंने एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताई थी तो लिखा था y बराबर 0 z बराबर 0, दोनों एक साथ एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे ही ये है, इसको कार्टेशियन में देखो कैसे बदलेंगे, बहुत आसान है। या कार्टेशियन बदलने का तरीका है, इक्वलिटी लानी है तो एक यहाँ वेरिएबल x y दिख रहा होगा और यहाँ भी वेरिएबल y दिख रहा होगा, मतलब यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल लो और दोनों को इक्वेट कर लो। मतलब क्या है, यहाँ से बताना जा रहा, पहले से x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी से क्या हो जाएगा, x माइनस बी अपॉन ए, वाई के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे से z इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी से बताना, तो z माइनस डी अपॉन सी ये बन जाएगा y। ठीक, अब इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हो तो क्या बनेगा, x माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड माइनस डी अपॉन सी। इसको ऐसे लिख सकते हो, सॉरी नॉट 0 अपॉन 1। बोलो, बन गई कार्टेशियन फॉर्म, कितना आसान है। ऐसे ही इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदल लोगे तो x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश y माइनस 0 अपॉन 1 z माइनस, भाई देखो इसके क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, ऐसे नहीं होगा कि आप बस देखते जा रहे हो आपको क्वेश्चन होते जा रहे हैं। क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तुरंत कार्टेशियन वेक्टर कार्टेशियन खेलने लगोगे अपने आप। ठीक, तो क्वेश्चन करना है इसके बहुत सारे, जितने मैं बता रहा हूँ वो तो करते जाओ, फिर मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन हो फिर अलग से आप जब अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो सो गुड सो बेटर। चलो आ जाओ, L1 परपेंडिकुलर टू L2, अब L1 ये बन गई, L2 ये बन गई। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, यहाँ से अगर मैं बी वेक्टर लिखूँ, मतलब अपना जो पैरेलल वेक्टर लिखूँ, पैरेलल वेक्टर, तो पहली लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या बन जाएगा, ए आई प्लस 1j प्लस सी के। ये समझ आती बात, जो डायरेक्शन रेशियो भी मैंने वहीं से मैं एक वेक्टर बना दूंगा। ये L1 के पैरेलल हो गए। ऐसे L2 के पैरेलल लिखो, पैरेलल वेक्टर टू L2 क्या बन जाएगा, A1 डैश आई जे प्लस सी डैश के। अब ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, क्योंकि L1 L2 परपेंडिकुलर है तो ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या, दोनों का डॉट क्या होना चाहिए, 0, मतलब ए डैश प्लस 1 प्लस सी डैश, ये कितना होना चाहिए, 0, मतलब ए डैश प्लस सी डैश माइनस 1 के इक्वल होना चाहिए। ये रिलेशन आ गया। ठीक, तो सीखने को क्या मिला इसमें कि अगर मुझे दो कॉमा जैसी इक्वेशन गिवन हो तो एक कार्टेशियन कैसे बना सकते हैं, ये सीखने को मिला। दूसरी चीज़, डायरेक्शन रेशियो से वो पैरेलल वेक्टर कैसे बना सकते हैं, वो ऑलरेडी हम सीख भी चुके थे, बट यहाँ देखने को मिला। तीसरी चीज़, अगर मुझे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट निकाल के 0 रखना समझ आ गया। बोलो, चुन के क्वेश्चन आता हूँ आपके लिए, आप लोग हल्के ले रहे हो चीज़ों को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड
इक्वेशन ऑफ लाइन ई पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रहा हो, -1, 3, -2, ठीक। एंड परपेंडिकुलर टू दो लाइन दे रखी हैं, x - 1 इज इक्वल टू y अपॉन 2 इक्वल्स टू z अपॉन 3 एंड x + 2 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू y - 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू z + 1 अपॉन 5। चलो जल्दी बताओ, ये वाला कहाँ से पास कर रही होगी लाइन, 0 0 0 से, बता लो, पार है तुम लोग। ये वाली कहाँ 0 0 0 से पास कर रही होगी, इसके पैरेलल वेक्टर बताओ, तो i + 2j + 3k। ये वाली कहाँ से पास कर रही होगी, -2 1 -1 से। इसके पैरेलल एक वेक्टर बताओ, -3i + 2j + 5k। ठीक है, इसका यूज़ कहीं नहीं आएगा, मैं ऐसे पूछ रहा था आपसे कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, एक ऐसी इक्वेशन पता करनी, इक्वेशन ऑफ लाइन पता करनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है। तो लाइन के लिए दो रिक्वायरमेंट, एक तो पैरेलल वेक्टर, दूसरा उसके वो कहाँ से पास कर रही है, राइट। तो कहाँ से पास कर रही है तो मिल गया। अब एक पैरेलल वेक्टर पता करना है। कंडीशन गिवन है कि दो लाइन थी जिसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, दोनों के परपेंडिकुलर। अच्छा, दो लाइंस हैं तो इनके पैरेलल दो वेक्टर भी होंगे, ठीक, b1 और b2, ठीक। अच्छा, यूज भी आ गया, देखो b1 कितना होगा, i + 2j + 3k, और b2 कितना होगा, -3i + 2j + 5k। ये चीज़ समझ आ रही है, डायरेक्शन रेशियो से लिख रहा हूँ, इनका यूज़ करके और इनका यूज़ करके, ठीक। अब मुझे ये लाइन जो है, ये लाइन जिसकी रिक्वायरमेंट है मुझे l, ठीक, ये इसके भी परपेंडिकुलर है, L1 के भी और L2 के भी परपेंडिकुलर है। अरे L2 के भी परपेंडिकुलर है, ठीक। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो B1 B2 के भी परपेंडिकुलर है, बिकॉज B1 जो है वो पैरेलल है L1 के। अरे B1 पैरेलल है L1 के, तो अगर L1 के परपेंडिकुलर तो B के भी परपेंडिकुलर, ठीक है। मुझे एक ऐसा वेक्टर बताओ जो B1 के भी परपेंडिकुलर होता हो, B2 के भी परपेंडिकुलर होता हो। क्रॉस प्रोडक्ट, वेरी गुड। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा वेक्टर होता है जो B1 के भी परपेंडिकुलर होता है, B2 के भी परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो सबसे पहले मेरा काम निकलेगा कि मैं B1 क्रॉस B2 निकालूंगा, ताकि मुझे एक ऐसा वेक्टर मिले जो उस लाइन के पैरेलल बन जाए। अरे B1 नहीं समझ पा रहे क्या, ये B1 ये B2, ये थी मेरी लाइन जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। अब मुझे इसके पैरेलल एक वेक्टर चाहिए, तो जो B1 क्रॉस B2 आएगा, ये B1 क्रॉस B2 आएगा, ये इसके पैरेलल होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। B1 क्रॉस B2 इसके पैरेलल हो जाएगा, बिकॉज इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा ये, और ये लाइन भी इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों आपस पैरेलल होंगे। चोर चोर मौसेरे भाई, अरे ये भी परपेंडिकुलर, ये A क्रॉस भी परपेंडिकुलर, तो आपस में क्या हो गए, दोस्त। चलो, सो B1 क्रॉस B2 निकालना बहुत आसान है, मुझे पता है आप लोगों को आता है, नहीं आता है। JK 1 2 3 -3 2 5। अब बहुत लोग यहाँ बोलेंगे कि सर B1 क्रॉस B2 निकालूं या B2 क्रॉस B1 निकालूं, तो बेटे कुछ भी निकाल लो। या तो तुम B1 क्रॉस B2 निकालोगे तो ऊपर पाओगे, और B1 क्रॉस B2 क्रॉस B1 क्रॉस B2 निकालोगे तो नीचे पाओगे। और अगर B1 क्रॉस B2 निकालोगे तो नीचे आएगा, B2 क्रॉस B1 निकालोगे तो ऊपर आएगा। बट रहेगी तो पैरेलल ही ना, या नीचे आए या ऊपर आए, रहेगा तो मुझे पैरेलल चाहिए बस। मुझे नहीं पता कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, मुझे डायरेक्शन से मतलब नहीं, बस पैरेलल चाहिए, ठीक। तो आप B2 क्रॉस B1 भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ गया, I 10 - 6 4 -j 5 + 6 11 + k 2 + 6 8। तो मुझे एक वेक्टर मिल गया जिसको मैं नाम दे रहा हूँ B, मतलब B1 क्रॉस B2 इज B। अब लाइन की इक्वेशन आ गई, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, R = A कैप क्या था, -I + 3j - 2k। ये चीज़ समझ आती है, कहाँ से लिखा है, इस वाले से, यहाँ से पास कर रहा है, प्लस लैम्डा टाइम्स किसके पैरेलल है, B के, तो 4i - 11j + 8k हो गया आंसर, ठीक। कार्टेशियन फॉर्म में इसी को बोले तो x - +1 बन जाएगा, नीचे 4, यही b वाले क्या बन जाते हैं, रेशियो, एंड y - 3 अपॉन -11
एंड z प्लस 2 प्लस बन जाएगा क्योंकि वहाँ माइनस है अपॉन 8। ये कार्टेशियन फॉर्म में आ गई 2 सेकंड में। ठीक, चलिए जी, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कब करती हैं, क्या कंडीशन होती है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाएं। क्या हमेशा दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं? तो भाई 2D में तो 3 कंडीशन थी, या तो पैरेलल होंगी, या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, या तो ओवरलैपिंग होंगी, राइट। यहाँ एक चौथी कंडीशन आती है कि ना ही इंटरसेक्टिंग, ना ही पैरेलल, ना ही ओवरलैपिंग, उसको स्क्यू लाइन बोलते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग पढ़ने वाले कि इंटरसेक्टिंग की क्या कंडीशन होती है। मैंने पैरेलल पढ़ लिया कि लाइन पैरेलल कब होती है, जब एक लाइन को दूसरे का मतलब एक का डायरेक्शन रेशियो दूसरे का डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाए, या फिर प्रोपोर्शन के टाइम्स हो जाए। दो लाइंस को या दो वेक्टर्स को कब देखा पैरेलल, जब एक वेक्टर दूसरे का के टाइम्स लिख लिया जाए, राइट। तो पैरेलल तो देख लिया, अब इंटरसेक्टिंग देखते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, अच्छा मुझे दो लाइन दे रखी हैं, दिस इज L1, दिस इज L2। पहली लाइन की इक्वेशन कुछ है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1। दूसरी लाइन की इक्वेशन है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2। ठीक, अगर लाइन इंटरसेक्ट करी तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे दोनों चीज़ें कॉमन होंगी। मतलब अगर मैं जनरल पॉइंट इसका बोलूँ L1 का, जनरल पॉइंट या कोऑर्डिनेट ऑन L1, तो इसको मैं लैम्डा के इक्वल रख दूँ, तो जरा बताओ क्या आ जाएगा। आ जाएगा a1 लैम्डा प्लस x1 कॉमा a2, सॉरी नॉट a2, b1 लैम्डा प्लस y1 एंड c1 लैम्डा प्लस z1। बोलो हाँ। ऐसे ही जनरल पॉइंट ऑन L2 पे जरा जनरल पॉइंट, तो मैं इसको कुछ म्यू के बराबर रख दूं, इसको मैंने कुछ रख दिया म्यू के इक्वल, इसको मैं म्यू के बराबर रख दूं। ठीक, तो कितना आ जाएगा a2 म्यू प्लस x2, b2 म्यू प्लस y2 एंड c2 म्यू प्लस z2। ठीक, ध्यान से सुनना। अब ये जनरल पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं L1 पे, ये वाले। तो मैंने ऐसा लैम्डा मुझे चूज करना है ताकि मुझे ये पॉइंट मिल जाए, तो मैंने लैम्डा चेंज करता गया, यहाँ आ गया। एक ऐसा लैम्डा होगा जिसके लिए मुझे ये कोई भी पॉइंट मिल जाएगा, मे बी वो लैम्डा 3 हो, 4 हो, -½ हो, √3 हो, कुछ भी होगा। ठीक, सच दैट कि आते आते मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ही इस पे दौड़ाऊँ, अगर मैं इस पे दौड़ाऊँ, इस पे चल रहा हूँ, तो ऐसा म्यू चेंज करता रहूँगा। एक समय ऐसा आएगा, एक ऐसा म्यू मिलेगा जिसके लिए मुझे ये पॉइंट भी मिलेगा। ऐसा सोचो कि हो सकता है यहाँ पे मुझे लैम्डा मिले 2 और म्यू मिले 3, सच दैट दोनों लैम्डा और म्यू एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब कि इफ वी फाउंड सम लैम्डा एंड म्यू सच दैट बोथ लैम्डा एंड म्यू this general point represent the same point, then they are intersecting, otherwise not। ये थ्योरी है। थ्योरी क्या है कि एक ऐसा लैम्डा और म्यू मिलना चाहिए सच दैट कि उस लैम्डा म्यू के लिए जो रिप्रेजेंटेशन पी का आ रहा है वो सेम हो, तब इंटरसेक्टिंग, अदरवाइज नॉट। अब करेंगे कैसे, ये देखो। तो सबसे पहले अगर मुझे वो लैम्डा म्यू पता करना है, मतलब अगर वो पॉइंट यहाँ पे x है, ये y है, ये z है, तो इसका मतलब ये x होना चाहिए, ये y होना चाहिए, ये z होना चाहिए, और ये भी x y z होना चाहिए फॉर सम लैम्डा फॉर सम म्यू। इसका मतलब कि a1 लैम्डा प्लस x जो होना चाहिए वो a2 म्यू प्लस x2 के इक्वल होना चाहिए, ये x1 होगा। ऐसे ही b1 लैम्डा प्लस y1 जो होना चाहिए वो b2 म्यू प्लस y2 के इक्वल होना चाहिए, एंड c1 लैम्डा प्लस z1 जो होना चाहिए वो c2 म्यू प्लस z2 के इक्वल होना चाहिए, करेक्ट। अगर ऐसा हो गया देन वी आर डन। इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे करेंगे, ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है लैम्डा और म्यू, क्योंकि हमको x1 a2 x2 सारी चीज़ें पता है, यहाँ मुझे सब कुछ पता है, ये सारी चीज़ें पता है, राइट। तो यहाँ लैम्डा और म्यू बचा, तो इन दोनों से लैम्डा और म्यू कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा और म्यू, और उसको यहाँ सेटिस्फाई करा के देखेंगे। अगर इसमें सेटिस्फाई कर गया देन दे आर इंटरसेक्टिंग, अगर नहीं किया नॉट इंटरसेक्टिंग।
खत्म प्रोसीजर समझ आया। पहले से जनरल पॉइंट, दूसरे से जनरल पॉइंट, दोनों के कोएफिशिएंट मतलब एक्स वाई जेड को इक्वेट कर दिया, एक्स और वाई को इक्वेट करने के बाद लैम्डा और म्यू निकाला, लैम्डा और म्यू निकाल के जेड वाले में सेटिस्फाई कराया, अगर जेड वाले में सेटिस्फाई कर गया तो इंटरसेक्टिंग, अदरवाइज नॉट इंटरसेक्टिंग, दैट्स ऑल। ठीक, चलो क्वेश्चन करते हैं इस पर तो समझ आएगा। क्वेश्चन है कि L1 मुझे दे रखा है, L1 मुझे दे रखा है x माइनस 1/2, y माइनस 2/3, z माइनस 3/4। L2 दे रखा है x माइनस 4/5, y माइनस 1/2, z। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसी को ऐसे लिख लूँ, इतना दिया है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 0/1। ठीक, z माइनस 0/1। चलो, सबसे पहला काम, इसको मैं लैम्डा के इक्वल रख दूंगा और इसको मैं म्यू के इक्वल रख दूंगा ताकि मुझे जनरल पॉइंट मिल जाए। पहला जनरल पॉइंट क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3। यहाँ से जनरल पॉइंट क्या आएगा, 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1, म्यू। ठीक, चलो इक्वेट करना, तो 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स 5 म्यू प्लस 4। मुझे क्या मिला, 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल्स 3। दूसरे को इक्वेट करो, 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स 2 म्यू प्लस 1। क्या मिला, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल्स -1। ठीक, इन दोनों इक्वेशन को जरा सॉल्व करो, इसको और इसको जरा सॉल्व करो, क्या मिलेगा, सॉल्विंग वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू -1, म्यू इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करके ये मिला। अब जरा तीसरी देखो क्या आई थी, 4 लैम्डा प्लस 3 शुड बी इक्वल टू म्यू। ठीक, जरा इसमें कंपेयर करा के देखो, तो 4 माइनस 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, -4 प्लस 3 कितना आ जाएगा, -1, विच इज इक्वल टू म्यू। इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। इट मीन्स दैट कि दिस लाइन आर इंटरसेक्टिंग। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछे तो क्या होगा, तो किसी में भी, जैसे अगर इसमें मन हो तो लैम्डा रख दो, या इसमें मन हो तो म्यू रख दो, तो जिसमें मन करे। तो मैं लैम्डा में रख रहा हूँ, सपोज ऊपर 2 इस वाली में, इसमें रखने जा रहा हूँ, तो कितना बनेगा, -1, -1, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक, जहां पे वो दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट। आप मन हो तो म्यू रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ओके। अगर यहीं पे ये लैम्डा म्यू तीसरी को सेटिस्फाई ना करता, मतलब इस चीज को सेटिस्फाई ना करता, ठीक, जो मैंने इधर कंपेयर करा था, देन दिस इंप्लाइज कि वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक, ओके। वन मोर थिंग, इन चीज़ों में कभी भी इंटरसेक्टिंग आए तो हमेशा कार्टेशियन का यूज़ करना। क्या होता है कि कार्टेशियन में बड़ी आसानी से आप जनरल कोऑर्डिनेट निकाल के दोनों को इक्वेट कर सकते हो। तो कभी भी अगर क्या बोलते हैं वेक्टर फॉर्म में आ जाए तो उसको दोनों कार्टेशियन में 10 सेकंड लगता है, 5 सेकंड लगता है कार्टेशियन में बदलने में। वो पॉइंट गिवन हो उनको माइनस करके लिख दो, और वो पैरेलल वेक्टर गिवन हो उसको नीचे रख दो, तुरंत जनरल पॉइंट आ जाएगा। तो कभी भी अगर वेक्टर में आए तो उसको कार्टेशियन में बदलो, फिर देखो इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन है, आप लोग करना है इसको। क्वेश्चन है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के प्लस लैम्डा टाइम्स 3i माइनस जे, एंड दूसरी इक्वेशन है आर इज इक्वल टू 4i माइनस के प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस 3k। ये दोनों लाइंस की इक्वेशन है। आपको बताना है कि वेदर दे इंटरसेक्ट और नॉट। इफ दे इंटरसेक्ट, व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सबसे पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदल लेना। कार्टेशियन फॉर्म के बाद फिर वो लैम्डा और म्यू निकालना। अगर सेटिस्फाई कर गया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देना किसी भी लैम्डा या म्यू में रख के, अदरवाइज फिर नॉट इंटरसेक्टिंग। क्लियर। तो ये आप लोग करना, ट्राई करना, बहुत अच्छा है। तो अभी हमने देख लिया कि दो लाइन इंटरसेक्ट कब करती हैं, राइट। अब हम देखने वाले हैं कि अगर इंटरसेक्टिंग पॉसिबल है
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब कॉन्सेप्ट क्या सीखने वाले हैं कि एक लाइन है एल, इस पे कोई एक पॉइंट था यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप हुआ है, राइट। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, ये मुझे पॉइंट गिवन होगा, ये मुझे पॉइंट गिवन होगा P, एक लाइन गिवन होगी और मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर और ये डिस्टेंस बतानी होगी, ठीक। अच्छा, तो ये हम लोग इस बार ही देखने वाले हैं। तो टॉपिक इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक। तो मुझे लाइन गिवन है, मुझे पॉइंट गिवन है, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो मैंने मान लिया लेट एल बी द लाइन एंड दिस इज अ पॉइंट एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। लेट दिस पॉइंट इज बी which is given alpha, beta and gamma, and this line is given to us L, let's say in vector form या स्केलर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म, जो भी आप है। तो मैं जस्ट फॉर टाइम भी स्केलर कार्टेशियन फॉर्म लेके चल रहा हूँ, माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी एंड z माइनस z1 अपॉन सी, ठीक, ओके। तो मुझे क्या बताना है, मुझे ये पॉइंट बताना है और ये डिस्टेंस बतानी है, ये डिस्टेंस बतानी है, राइट। तो मैंने इसको नाम दे दिया पॉइंट क्यू, देख ये पॉइंट क्यू ऑन अ लाइन है, तो लाइन पे मैं जनरल पॉइंट लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको लिख लिया लैम्डा के इक्वल, और क्यू का कोऑर्डिनेट लिख दिया, क्या लिख दिया, ए लैम्डा प्लस x1, बी लैम्डा प्लस y1 एंड सी लैम्डा प्लस z1 फॉर सम लैम्डा, ये क्यू का पॉइंट होगा। यहाँ तक समझ आया। अब Q और P, मतलब मैं क्या पी क्यू वेक्टर लिख सकता हूँ, बिकॉज आई नो Q कोऑर्डिनेट, आई नो द कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो दिस इज व्हाट ओ क्यू माइनस ओ पी, राइट। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, Q मतलब ए लैम्डा प्लस x1 माइनस अल्फा आई। देखो मुझे क्या नहीं पता इसमें सब कुछ पता, सिर्फ लैम्डा को छोड़ के मुझे ए पता है, मुझे x1 पता है, मुझे अल्फा पता है, बस लैम्डा नहीं पता। ऐसे ही जे वाले में क्या आ जाएगा, बी लैम्डा प्लस y1, और उसी की जद्दोजहद हो रही है लैम्डा पता करने की, बस सी लैम्डा प्लस z1, और जितना ये दिख रहा है ना कॉम्प्लिकेटेड इतना है नहीं, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज इसमें तो ABCD EFG सब दिख रहा है, उसमें वैसा नहीं होगा, उसमें नंबर्स दिखेंगे तुरंत हो जाएगा, ठीक। प्रोसीजर समझ लो बस, ओके। अब ये मेरा आ गया पी क्यू वेक्टर। अच्छा, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या थे, डायरेक्शन रेशियोज इसके प्रोपोर्शन थे ABC के, और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। इसका मतलब ABC मतलब AI प्लस BJ प्लस CK, ये पैरेलल है इस लाइन के, ये है कुछ AI प्लस BJ प्लस CK, और ये पैरेलल PQ के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसको ऐसे एक्सटेंड कर दे पीछे, तो PQ की क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब दो वेक्टर मुझे मिले PQ और ये AI प्लस BJ प्लस CK जो परपेंडिकुलर है, तो मुझे यहाँ से एक कंडीशन मिल जाएगी कि PQ डॉट AI प्लस BJ प्लस CK इक्वल्स 0। यहाँ से मेरा लैम्डा आ जाएगा, कैलकुलेट लैम्डा। एक बारी लैम्डा मिल गया, उठा के पुट इन Q में रख दिया, Q के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। जैसे Q के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, वो डिस्टेंस पता चल गई PQ, बिकॉज P तो गिवन है, और वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पता चल गया कि Q क्या होगा। तो ये समझ आएगा, प्रोसीजर समझ आ गया। सबसे पहला काम जनरल पॉइंट लिखेंगे, फिर अल्फा से माइनस करके PQ वेक्टर बना लेंगे, PQ वेक्टर के साथ उसका जो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन है उसके साथ डॉट करके 0 रख देंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू वापस उठा के Q में रखेंगे, Q के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, PQ डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, चलिए भाई करते हैं एक क्वेश्चन, करते हैं एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पेज है आपके सामने, पॉइंट गिवन है 0, 2 and 3, लाइन गिवन है जिसकी इक्वेशन है x माइनस, लाइन गिवन है L, इसकी इक्वेशन है x प्लस 3 अपॉन 5, y माइनस 1 अपॉन 2 एंड z प्लस 4 अपॉन 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर एंड फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है भैया, जो आप कहें Q, दिस इज P, ठीक। तो सबसे पहला काम PQ वेक्टर कैलकुलेट करना। PQ के लिए
उससे पहला काम जनरल पॉइंट या, और इसको हटाओ, क्यू कोऑर्डिनेट, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या बना दिया, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसको लैम्डा के इक्वल रख दिया, 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 4। एक चीज़ समझ आती है ना कैसे मैं करता हूँ, ये इधर जैसे जेड का देखो, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, जेड की वैल्यू निकाल दो बस, क्या हो जाएगी 3 लैम्डा माइनस 4, तो यहाँ रख दिया। ऐसे ही वाई की वैल्यू निकालो, तो वाई कितना हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, मतलब इसको इसके साथ इक्वेट कर दिया, फिर ऐसे ही इसको इसके साथ इक्वेट कर दिया, पहुँच जाएगी। ठीक, ओके, क्यू आ गया तो पी क्यू आ गया, ओ क्यू माइनस ओ पी कितना बन गया 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0, मतलब 5 लैम्डा माइनस 3 आई कैप, प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, मतलब 2 लैम्डा माइनस 1 जे कैप, प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3, मतलब 7, 3 लैम्डा माइनस 7 के कैप। ओ पी क्यू मिल गया। इसके पैरेलल वेक्टर पता है 5i प्लस 2j प्लस 3k, यहाँ से क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो क्या हो जाएगा पी क्यू डॉट दिस वेक्टर 5i प्लस 2j प्लस 3k इज गोइंग टू बी 0, तो क्या बन जाएगा 5 टाइम्स 5 लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स 3 लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। चलिए जी इसको कर लेते हैं सॉल्व। 25 लैम्डा माइनस 15, 4 लैम्डा माइनस 2, 9 एंड 21। ये आ गया 25 प्लस 4 प्लस 9 38 लैम्डा, 15 17 एंड 21 38। दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 1। बोलो हाँ। लैम्डा 1 उठा के रख दिया क्यू के कोऑर्डिनेट में, तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आ जाए 5 1 5 माइनस 3 2 2 3 माइनस 1। जैसे क्यू की कोऑर्डिनेट आ गए पी की डिस्टेंस पता चल गई, कितनी हो जाएगी रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 स्क्वायर, कितनी आ गई 16 प्लस 4 15 प्लस 21। ठीक, खत्म। समझ आए? देखो वहाँ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, यहाँ नहीं। कोऑर्डिनेट निकाला, जनरल कोऑर्डिनेट पता किया, पी की डिस्टेंस निकाली, उसके साथ डॉट जीरो किया, लैम्डा निकाला, वापस कोऑर्डिनेट निकाला एंड डिस्टेंस निकाल दी। ठीक, ओके। तो अगर वेक्टर फॉर्म में आ जाए तब इसको कार्टेशियन में बदल लेना, अरे तब उसको कार्टेशियन में बदल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर फॉर्म भी ऐसे ही है। चलो वेक्टर फॉर्म को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अदरवाइज आप लोग गुस्सा हो जाओगे। वेक्टर फॉर्म में अगर हो जाए तो वेक्टर फॉर्म में क्या गिवन होगा, यहाँ एक पॉइंट गिवन होगा जिसको मैंने बोल दिया अल्फा, ये होगी, इसको गिवन होगा a प्लस लैम्डा टाइम्स बी। जनरल पॉइंट लिखूँ तो यही जनरल पॉइंट होता है। ठीक, a प्लस लैम्डा टाइम्स बी, तो ओ क्यू वेक्टर क्या हो गया a प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो पी क्यू, ये p है, तो पी क्यू वेक्टर क्या बन जाएगा, पी क्यू वेक्टर बन जाएगा a प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस अल्फा। अब पी क्यू का डॉट जो होगा b के साथ वो 0 होना चाहिए, मतलब a प्लस लैम्डा बी माइनस अल्फा डॉट बी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ से अल्फा की लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी कि अल्फा माइनस ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी स्क्वायर। मैं ऐसे बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये रखने की ज़रूरत नहीं। लैम्डा आ गया, वापस से उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ नहीं, वापस से उठा के यहाँ रख दिया। ठीक, वहाँ से ओ क्यू आ गया, जैसे ओ क्यू आ गया ये वेक्टर पता चल गया, ये वेक्टर पता चल गया तो उसका मैग्नीट्यूड पता कर दिया, मैग्नीट्यूड पता हो गया, डिस्टेंस पता हो गई और वो पोजीशन वेक्टर पता हो गया क्यू का। खत्म। अब जैसे यहीं ऊपर सोचो, अगर क्यू आ गया तो मैं बता सकता हूँ वो ओ क्यू क्या होगा, तो 2i प्लस 3j माइनस के, और ओ क्यू की डिस्टेंस क्या होती है √21। खत्म। कोऑर्डिनेट पता है, वेक्टर पता, कोऑर्डिनेट पता है। बोलो वेक्टर फॉर्म सेम है, परेशान नहीं हो। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये हमने जान लिया कि कैसे किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर निकालते हैं और उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, राइट। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक इन स्ट्रेट लाइन बट वेरी इंपॉर्टेंट इज स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस थोड़ा सा जिक्र किया था मैंने स्टार्ट के वीडियो पे कि स्क्यू लाइंस से हम लोगों ने 2D में 3 चीज़ें पढ़ी थी, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग, या तो लाइन पैरेलल, या भी लाइन ओवरलैपिंग। ऐसी दूसरी भी इसी को ऊपर ही है, देख लो। तो नहीं बना पाऊंगा मैं, तो एक ये और दूसरी भी ऐसे ही इसी के ऊपर। ठीक, 3 चीज़ें।
जब ये मैंने 2D में पढ़ा था, ये मैंने 2D में पढ़ा था। अब जब हम लोग 3D में आए तो एक नई चीज इन्वेंट हुई जिसको बोलते थे स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या, ऐसी लाइंस होती हैं जो ना ही पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्टिंग हो, मतलब कुछ ऐसी हो। देखो अगर मैं ऐसे ना करके ऐसे रख दूँ तब भी पैरेलल ही हैं ये दोनों, क्योंकि पैरेलल का मतलब क्या, ये एक प्लेन पे लाई कर रही होंगी। इनको अगर मैं नीचे गिरा दूँ दोनों को तो एक प्लेन पे आ जाएंगे, तो पैरेलल है। अब अगर पहले तो इंटरसेक्टिंग हटाना है तो इनको दूर कर दो, अभी भी पैरेलल है तो इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दो। अब ना ही ये पैरेलल रह गई हैं और ना ही ये इंटरसेक्टिंग है, तो ये स्क्यू लाइंस बन गई। तो स्क्यू लाइंस वो लाइंस होती हैं जो ना ही पैरेलल होती हैं ना ही इंटरसेक्टिंग होती हैं। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है ये। तो अब हम निकालेंगे कि स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है एक्चुअली, ठीक, एंड उसकी इक्वेशन क्या होती है। अच्छा, पिछले में एक चीज़ और, मैं अगर आपसे ये पूछ ले कि इस लाइन की इक्वेशन बताओ तो बता पाओगे कि नहीं? एक सेकेंड, स्क्यू लाइन थोड़ा होल्ड कर दो। अगर आपसे पूछ ले कि पी क्यू लाइन की इक्वेशन बताओ तो बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? अरे बता लोगे, तुमको 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, एक पैरेलल वेक्टर पता चल गया, जहाँ से पास कर रहा हो वो पी पॉइंट पता चल गया। लाइन के लिए 2 ही रिक्वायरमेंट है, एक पैरेलल वेक्टर और एक जहाँ से वो पास कर रहा हो। नहीं बता पाओगे क्या? हाँ बता लोगे, चलो तो इधर आते हैं। तो क्या बताया? हाँ, स्क्यू लाइंस आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो स्क्यू लाइन समझ आ गई। नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, गॉट इट। अब डिस्टेंस क्या होती है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अच्छा नाम अगर लिखें, डिस्टेंस तो बहुत होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो मैंने माना 2 स्क्यू लाइंस कुछ ऐसे करके, एक ये है और एक ये है, ठीक। अब इनके बीच में डिस्टेंस क्या, तो डिस्टेंस तो बहुत सारी होंगी, आप ऐसे बना दो, आप ऐसे बना दो, यहाँ से यहाँ बना दो, कुछ भी बना दो, बट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ऐसे करके, राइट। तो मुझे वही फाइंड करनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कुछ ये, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। एक ऐसी लाइन या ऐसा लाइन सेगमेंट जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस। मुझे वो पता करनी है, ठीक। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस समझ आगे क्या होता है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और द डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट विच इज, या दिस इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, ओके। वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस। चलिए जी, फॉर्मूला निकालते हैं इसका। बहुत इजी फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक। तो ध्यान से इसको सुन लेना बस। तो इसको सबसे पहले निकालने के लिए मैं इसको जरा हटा दूँ, इसमें अच्छा सा फिगर एक बना दूँ ताकि आपको थोड़ा प्यारा प्यारा लगे। वो बना दिया, एंड दूसरा कुछ ये करके बना दिया, समझ आ रहा है ना? स्क्रू नहीं दिख रही होंगी, वो एक इधर भाग रही है, उधर भाग रही है, ऊपर नीचे है सब, मतलब नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। चलिए जी, अब अपना करते हैं काम शुरू। तो अच्छा, एक चीज़ और बना ले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना ली जाए तो मज़ा आ जाए। ये कुछ देख रही है परपेंडिकुलर टाइप सी, नॉट एग्जैक्टली बट कुछ टाइप सी है, परपेंडिकुलर टाइप सी है, ओके। अरे रे, ओके, तो ये कुछ परपेंडिकुलर जैसी दिख रही है, फाइन। तो मुझे पहली लाइन की इक्वेशन L1, दूसरी L2, मुझे L1 गिवन है विच इज सम R vector is equals to A plus lambda B, I think A1 plus lambda B1, एंड दूसरी लाइन की इक्वेशन गिवन है A2 plus mu B2, ठीक। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना सब प्लीज, बहुत ध्यान से सुनना। इसके पैरेलल एक वेक्टर होगा B, बोलो हाँ, B1, और इसके पैरेलल एक, इसके, थैंक यू, इसके पैरेलल एक वेक्टर होगा B2,
जो ये लाइन आई है, ये लाइन जो आई है वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। बोलो हाँ। इसका मतलब वो B1 के भी परपेंडिकुलर है, B2 के भी परपेंडिकुलर है। मतलब इसको अगर नाम दे दूँ P, इसको नाम दे दूँ Q, तो मैं बोलूँगा जो PQ है, PQ वेक्टर है, इस परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2। तो अगर मुझे दो वेक्टर गिवन हो जो कि नॉन कोलिनियर है, B1 B2 नॉन कोलिनियर है, बिल्कुल इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक, तो एक वेक्टर बताओ जो दोनों के परपेंडिकुलर होता। तो B1 B2 जिंदाबाद, B1 क्रॉस B2 जिंदाबाद। तो B1 क्रॉस B2 जो होगा वो पैरेलल होगा PQ के। बोलो हाँ, बिकॉज PQ जो है वो परपेंडिकुलर है B1 और B2 के। इसका मतलब B1 क्रॉस B2 जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है B1 और B2 दोनों के। इसका मतलब P और PQ जो होगा वो B1 क्रॉस B2 के पैरेलल होगा। अरे बोलो ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक यहाँ पे कुछ ये ड्रॉ कर लिया आपको, इसलिए ये इसका प्रूफ बता रहा हूँ ताकि आपको इसका फॉर्मूला याद रहे। इनकेस अगर आप भूल गए तो आपको याद आ जाए तुरंत, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ हो रही है। ये एक्चुअली मैंने ज्वाइन जिसको किया है ना वो है A1 वेक्टर और इधर था A2 वेक्टर। A1 A2 कहीं तो होगा ना, मैंने उसको ज्वाइन कर दिया, मैंने इधर मान दिया कि A1 A2 इधर था, ठीक। अच्छा जी, अब जरा बताओ क्या PQ जो है, PQ डिस्टेंस जो है वो A1 A2 का प्रोजेक्शन है PQ वेक्टर पे। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, अरे डरो नहीं, तो लोग डर गए। देखो जरा प्रोजेक्शन पहले मैं बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो। देखो प्रोजेक्शन में हम लोग क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एक वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर यहाँ है B। मुझे A का B पे प्रोजेक्शन पता करना है। इसका मतलब मैं B को इधर उठा के लेके चला गया था और इसको थीटा मान लिया था, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया था, बोला था यही डिस्टेंस जो है ये है प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। यही तो बोला था, ये जो डिस्टेंस PQ आई है वो प्रोजेक्शन है A ऑन B। एक्चुअली ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस यही तो है, ध्यान से देखो तो। इसको नीचे खींच लो, इसको और परपेंडिकुलर बढ़ा दो, मतलब ये डिस्टेंस, राइट। मतलब क्या है कि ये सब अगर हटा दें, मैं हटा दूं, ज़्यादा ही हट गया था, ये मैं हटा दूं, तो एक्चुअली में प्रोजेक्शन क्या है A का, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो जो डिस्टेंस बनती है दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। मतलब किसी भी वेक्टर का दूसरे पे प्रोजेक्शन बताना है अगर, तो एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप कर लो, एक परपेंडिकुलर इस तरफ से ड्रॉप कर लो, तो जो ये डिस्टेंस बनेगी दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। अब जरा यहाँ देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो, ये मेरा A वेक्टर है, यहाँ से कंपेयर करना, ये मेरा A वेक्टर है, ठीक। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर ही तो है, ये नहीं समझ पा रहे हो, इसको मैं घुमा दूँ क्या थोड़ा, अरे इसको मैं घुमा ही दूँ क्या थोड़ा, घूम नहीं रहा है, घूमेगा कैसे, रोटेट का ऑप्शन नहीं क्या, नहीं घूमेगा भाई, नहीं घूमेगा, ऐसे ही समझो। देखो अच्छा, ये है A वेक्टर, ये है A वेक्टर, यहाँ से दो परपेंडिकुलर लाइंस गई हैं, दो परपेंडिकुलर लाइन चली गई, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, इतना चीज समझ आई। अब जो ये डिस्टेंस बनी ये प्रोजेक्शन है A ऑन B, तो मतलब ये जो डिस्टेंस बनेगी ये प्रोजेक्शन है दिस वेक्टर ऑन दिस जो भी वेक्टर था PQ वेक्टर। तो एक्चुअली में ये जो PQ है PQ मॉड, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस, इसको मैं नाम दे दूँ लेट्स से MN, प्रोजेक्शन ऑफ MN वेक्टर ऑन PQ वेक्टर। मतलब जो डिस्टेंस PQ है वो PQ वेक्टर, वो MN वेक्टर का प्रोजेक्शन है PQ वेक्टर पे। नहीं समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है। अब कैसे निकालोगे प्रोजेक्शन, तो जल्दी बताओ, प्रोजेक्शन कैसे निकालते, A ऑन B, तो क्या होता है A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ B होता है,
पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन होगी दिस B1, क्योंकि पी क्यू जो है वो B1 क्रॉस B2 के पैरेलल है। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो, अब मुझे पी क्यू वेक्टर नहीं पता, क्योंकि अगर पी क्यू वेक्टर पता होता तो मैं तुरंत पहले ही निकाल देता, मतलब मुझे क्या वो डिस्टेंस निकालनी, तो अगर पी क्यू पता होता तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पी क्यू निकाल देता। ओके, बट मुझे एक वेक्टर पता है पी क्यू की डायरेक्शन में, कौन सा है, वो है B1 क्रॉस B2। बोलो हाँ, अरे B1 क्रॉस B2 इसके पैरेलल है, राइट, क्योंकि वो B1 और B2 के परपेंडिकुलर क्या होता है, B1 क्रॉस B2, और जो PQ लाइन है वो भी परपेंडिकुलर है B1 और B2 के, राइट। ओके, अब जरा ध्यान बताना मुझे एक चीज़, अगर मुझे PQ लिखना है इन टर्म्स ऑफ B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, ये दिख रहा है नहीं आपको, B1 क्रॉस B2, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं एक K से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि PQ और B1 क्रॉस B2 आपस में पैरेलल है। अरे ये चीज़ समझ आती है, नहीं समझ आती है, मैं एक K से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब PQ जो होगा वो सम K टाइम्स होगा B1 क्रॉस B2 के। ठीक, ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज जस्ट एन प्रोजेक्शन ऑफ MN ऑन K टाइम्स B1 क्रॉस B2, दिस इज एन वेक्टर, K टाइम्स B1 क्रॉस B2 एक वेक्टर है। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ये, कि द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B इज A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ B, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर ले, ये बन जाएगा MN डॉट K टाइम्स B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ K टाइम्स B1 क्रॉस B2। ये चीज़ समझ आती है बात, अरे बोलो ये चीज़ समझ आती है। ओके, ना दिस इज MN क्या निकालो, MN वहाँ से निकालो, MN वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ से, A2 माइनस A1, बिकॉज ON माइनस OB, ON वेक्टर क्या है, A2 है, OM वेक्टर क्या है, A1 है। ठीक, तो यहाँ उठा के रख दिया, तो ये बन गया A2 माइनस A1 डॉट K टाइम्स B1 क्रॉस B2 अपॉन K बाहर हो गया मॉड से, अंदर बचा B1 क्रॉस B2। यहाँ तक चीज़ समझ आई। अच्छा, ये हो गया PQ मॉड। ओके, तो इसको और लिख सकते हैं हम लोग K बाहर करके, K A2 माइनस, क्योंकि K एक पैरामीटर है, राइट, मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड K टाइम्स B1 क्रॉस B2। ठीक, अब चूँकि जो PQ डिस्टेंस आनी होगी वो एक क्या बोलते हैं, एक डिस्टेंस है, मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, बट प्रोजेक्शन क्या होता है, कभी कभी निगेटिव आ जाता है, तो बस डिस्टेंस की वजह से हम लोग इस पर एक मॉड लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो मैं बताता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा किसका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स, एक और बड़ा सा मॉड लगा दो इसी पे, K टाइम्स A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड K टाइम्स मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। इसको थोड़ा और सजा लें, तो मॉड ऊपर न्यूमरेटर से मॉड K और बाहर, क्योंकि अभी तो मॉड लग गया है, मॉड के बाहर, नीचे और मॉड के बाहर, अंदर क्या बचा, मॉड A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन ए मॉड न बोलना B1 क्रॉस B2, ये लगा दिया, ये दिख रहा है नहीं आपको, हाँ ठीक है। ठीक, अब K से K कैंसिल हो गया, तो इतनी चीज़, तो जो एक्चुअल फॉर्मूला आया वो ये आया, क्या आया, कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 का होल मॉड। ठीक, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, अच्छा, ये क्यों बताया मैंने आपको, प्रूफ क्यों बताया, इस वजह से बताया क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग भूल जाते हैं, बट ये ना भूलने वाली चीज़ नहीं है, तो या तो आप इसको बहुत ध्यान से रख लो एकदम, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक, क्योंकि बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं। अदरवाइज आपको ये चीज़ जरूर याद रहेगी उस टाइम कि ओके, अगर मेरे पास दो स्क्यू लाइन्स होती हैं तो मैं A1 और A2 को मिला के एक वेक्टर बना देता हूँ, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दिस वन, ये प्रोजेक्शन होती है इस वेक्टर MN का
इस ए बी पे। बस इतना याद रहेगा तो सब कुछ याद रहेगा। अब ये जो लिख सकते हो ये B1 क्रॉस B2 है, इसको ऐसे याद रखो कि ये B1 क्रॉस B2 लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक, ए बी जो लिखा हुआ है एक्चुअली लैम्डा टाइम्स के टाइम्स B1 क्रॉस B2 है, याद रखने के लिए उसको B1 क्रॉस B2 याद मान लो। ठीक, तो B1 क्रॉस B2 है AB और Mn जो वेक्टर है वो A2 और A1 को मिलके बना है। तो आपको याद रहेगा कि Mn का प्रोजेक्शन AB पे निकालना है, वही मेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी। इस वजह से मैंने आपको वो पूरा प्रूफ बता दिया ताकि आपको मतलब समझ आए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट। ओके, अब आते हैं ज़रा एक पॉइंट पे, बहुत इंटरेस्टिंग। ये मुझे दो स्क्यू लाइंस पता थी तो मुझे डिस्टेंस पता चल गई परपेंडिकुलर कि इतनी होती है। अगर यही स्क्यू लाइंस एक्चुअली में स्क्यू न रह के इंटरसेक्टिंग बन जाए, मतलब कुछ ऐसी हो जाए ये, तो अब डिस्टेंस कितनी हो जाएंगी? तो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स 0। इसका मतलब A2 माइनस A1 डॉट 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 B1 क्रॉस B2, ये चीज़ किसकी इक्वल हो जाएगी? 0 की। ये चीज़ समझे क्या है? ये मैंने आई थिंक आपको पहले बताया था नहीं कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो कैसे पता करते हैं कि दो लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं। तो हम लोग इस यहाँ से एक पॉइंट निकालते हैं और दूसरा यहाँ से इससे एक पॉइंट निकालते हैं, फिर दोनों को इक्वेट करते हैं, फिर जेड लैम्डा और म्यू कैलकुलेट करते हैं, एक्स वाई को इक्वल रख के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को, फिर जेड में सेटिस्फाई कराते हैं। अगर जेड में आ रहा है तो इंटरसेक्टिंग, अदरवाइज नहीं। यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो कि दो लाइन्स का इंटरसेक्टिंग हाँ या ना बताना है। बस यहाँ से ये नहीं पता चलेगा कि वो पॉइंट क्या है, बस ये पता चल जाएगा कि इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। तो सिर्फ क्या करना है, A2 माइनस A1 डॉट करना है B1 क्रॉस B2 से। B1 क्रॉस B2 निकालना आता है, A2 माइनस A1 निकालना आता है, दोनों को डॉट निकालना आता है। अगर 0 आ गया तो इंटरसेक्टिंग है, अदरवाइज नहीं। लिख लो कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरसेक्टिंग लाइन पता करने के लिए वो लाइन के लिए A2 A1 पता होगा, B1 B2 पता होगा, क्योंकि तभी लाइन की इक्वेशन पता होगी। तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, अगर 0 आ रहा है दैट्स ऑल, खत्म। ओके, बट यही चीज़ अगर आपको क्या बोलते हैं कार्टेशियन में गिवन हो, इसके लिए जरूर। तो अगर कार्टेशियन में आपको गिवन हो x माइनस x1 अपॉन कुछ A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1, ये L1 गिवन है। L2 है x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2 एंड z माइनस z2 अपॉन C2। अगर ये गिवन है और आपको पता करना इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, या चेक दिस थिंग, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ठीक, एंड हियर A1 B1 C1 A2 B2 C2। अगर ये 0 आ रहा है देन इंटरसेक्टिंग, अदरवाइज नॉट। ठीक, अदरवाइज नॉट। तो इसलिए कार्टेशियन में बता दी, क्योंकि कार्टेशियन में बहुत अच्छी एक डिटर्मिनेंट जैसा बना है। बट आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी भी कार्टेशियन से मत निकालना, बहुत गंदा फॉर्मूला है उसका। कार्टेशियन को तुरंत बदल लो आप वेक्टर में और फिर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। बट अगर ये पूछने को आए कि क्या बोलते हैं इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, तो फिर क्रॉस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधे ये निकालो। है दोनों सेम चीज़, वहाँ भी क्रॉस निकलेगा डिटरमिनेंट से, यहाँ भी क्रॉस निकलेगा डिटरमिनेंट से, बट वहाँ एक स्टेप ज़्यादा है, यहाँ डिटरमिनेंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक, तो ये यहाँ पे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, रख सकते हो। बट मैं शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए नहीं कहूँगा कि आप वो वाला चीज़ जानो। ओके, नाउ इसी में लास्ट टॉपिक, सब टॉपिक ना, डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो अभी क्या हुआ, स्क्यू लाइन की जगह पे परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस हो गई हैं। अब शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो गई, कहीं भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, दूसरी जगह अपने आप परपेंडिकुलर बन ही जाएगा। स्क्यू लाइंस में ऐसा नहीं है। स्क्यू लाइंस में ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपने यहाँ से परपेंडिकुलर स्टार्ट किया तो दूसरी जब जाके परपेंडिकुलर बन जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। बट पैरेलल लाइंस में ऐसा है, आपने एक तरफ से परपेंडिकुलर स्टार्ट किया तो दूसरी अपने आप परपेंडिकुलर बन जाएगी। ओके, चलिए जी। तो इसमें फॉर्मूला अगर मैं L1 L2 बोलूँ, इस फॉर्म की गिवन होंगी आपको। R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1
एंड आर इज इक्वल टू, वेक्टर सब जगह लगा देना है ना, वेक्टर मत भूला करो, A2 प्लस म्यू टाइम्स B2, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 डॉट क्रॉस B। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे B दोनों सेम ही होंगे बिकॉज दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो श्योर है जो B ये होगा, मतलब अगर ये B1 हुआ तो इसको भी B1 होना पड़ेगा, तो मतलब B2 जो होगा वो B1 के इक्वल होगा, इसलिए B सिर्फ रख दिया गया है। तो दिस अपॉन मॉड ऑफ B, ठीक। ये जो बड़ा सा लगा है ये मॉड है, मतलब ये है क्योंकि क्रॉस लगा हुआ है ना, तो क्रॉस डिस्टेंस तो आएगी नहीं, तो मॉड निकालना पड़ेगा, और मॉड हमेशा पॉजिटिव आएगा इसके बाद, ठीक। अच्छा, बहुत लोग कहेंगे सर उसमें तो ऐसा था A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 निकाल लो और अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मॉड कर दो, तो यहाँ भी आप B1 B2 की जगह, दोनों की जगह एक चीज़ रख देते हैं। तो अच्छा भैया, रख के जरा देखो, यहाँ मैंने हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, यहाँ मैंने रख दिया B क्रॉस B, यहाँ रख दिया B क्रॉस B, जरा B क्रॉस B बता दीजिए कितना आता है, 0, वो नीचे भी 0, 0/0 की फॉर्म बन गई। क्यों बन रहा है पता है, क्योंकि B क्रॉस B जो हम लोग वहाँ पे एक चीज़ डिफाइन कर पा रहे थे, क्या डिफाइन कर पा रहे थे, दिस B1 क्रॉस B2 डिफाइन कर पा रहे थे। मैं बोल पा रहा था कि एक यूनिट वेक्टर मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता था B1 B2 जो है वो कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है, अदरवाइज एन कैप डिफाइन ही ना होता उस केस में, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अगर B1 0 हो जाए या B2 0 हो जाए, या ऐसे नहीं बताया था, A भी बताया था, बोला था कि A 0 हो जाए या B 0 हो जाए तो A क्रॉस B या फिर A पैरेलल हो जाए B के, देन A क्रॉस B 0 हो जाता है और एन कैप नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ आप एन कैप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे अगर दोनों पैरेलल वेक्टर बन गए, इस वजह से हम लोग डायरेक्ट इसमें नहीं रख पाएंगे। गॉट इट? ओके, तो वहाँ एक अच्छा फॉर्मूला है, उसको प्लीज ध्यान से समझना, क्या है, दिस वन, दिस वन, ओके, A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ B, क्लियर। इसको रट लो, इसको रट लेना ध्यान से, क्योंकि कंफ्यूजन होगा बहुत ज़्यादा कि यहाँ कैसे निकलेगा। A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ B, क्लियर है? ओके, इसमें बहुत सारा कॉन्स्ट्रक्शन बनता है, यहाँ पे कुछ ऐसे करके बनाना पड़ेगा, ये एंगल वो एंगल, तो मैं इसका प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, इसको डायरेक्ट आप ऐसे ही याद रखो। A2 माइनस A1 क्रॉस B, जो समझने वाली चीज़ है वो स्क्यू लाइन्स में थी, वो मैंने आपको बताई कि वो एक्चुअली प्रोजेक्शन होता है A2 माइनस A1 का, ठीक। तो वहाँ आपको याद होना चाहिए A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 पर मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ओके, तो ये हो गया आपका ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, ताकि याद रह जाइए, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 दे रखा है x माइनस 1/2, y माइनस 2/3, z माइनस 3/4, L2 दे रखा है, L2 दे रखा है x माइनस 2/3, y माइनस 4/4 एंड z माइनस 5/5। जल्दी से बताओ इसके पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा, 3 4 5, कहाँ से पास करना होगा, 2 4 5 से। जब मैं लिखूँ तो आपके दिमाग में सब सारी चीज़ें चलती जाएंगी साथ साथ में कि मैं क्या क्या पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए जी, मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। मैंने कसम खा रखी है कि मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी भी कार्टेशियन फॉर्म में नहीं निकालूंगा, मैं तुरंत इसकी वेक्टर फॉर्म लिख लूँगा। तो पहले की वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगी, I 2j 3k, कहाँ से लिख रहा हूँ समझ आ रहा है, ये पॉइंट से 1 2 3 से, प्लस लैम्डा टाइम्स 2i 3j 4k, L2 को लिखूंगा, ये L1 हो गया, R इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस सम न्यू टाइम्स 3i प्लस 4j प्लस 5k। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 मॉड अपॉन B1 क्रॉस B2। तो सबसे पहले B1 क्रॉस B2, चलिए जी, I J K 2 3 4 ये वाला पेयर, 3 4 5 ये वाला पेयर, क्या बना, I के साथ 15 माइनस 16 माइनस का 1 माइनस का J आ गया
10 माइनस 12 माइनस का 2 प्लस का के आ गया, के साथ क्या आया 4 माइनस 9 माइनस का 1, दिख रहा नहीं आपको, दिख रहा है ठीक, ये आ गया मतलब माइनस आई प्लस 2j एंड माइनस का के। अब सॉरी ये b1 क्रॉस b2 निकाला है, मॉड नहीं, ठीक। तो मॉड बताओ, b1 क्रॉस b2 का मॉड बताओ जरा, कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 1 4 1 मतलब 6। अब a2 माइनस a1 बताओ जल्दी, a2 माइनस a1, 2 माइनस 1 आई, 4 माइनस 2 2 एंड 5 माइनस 3 2। तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 क्या आ जाएगा जल्दी बताओ बहुत तेज से, माइनस 1 4 माइनस 2 कितना आ गया 1। तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी आ गई 1 अपॉन रूट 6, ठीक। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, 2 मिनट 3 मिनट 3 मिनट में मैंने करा होगा, तो आप इसको 2 मिनट में, क्योंकि मैंने समझाया आपको 2 मिनट में इसको कर सकते हो, ठीक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन है L1 R वेक्टर इज इक्वल टू I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स I माइनस j प्लस k। दूसरी L2 गिवन है R वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j माइनस k प्लस म्यू टाइम्स माइनस i प्लस j माइनस k, ठीक। ओके जरा बताओ दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल, ठीक। अगर आप नहीं जान पाओगे ना तो जब b1 क्रॉस b2 निकालोगे ना तो वो जीरो वेक्टर आ जाएगा, तो जान लेना कि मतलब पैरेलल है। अगर आप डायरेक्ट ना जान पाओ, देखो उसमें टाइम वेस्ट होगा थोड़ा सा, b1 क्रॉस b2 निकालने जाओगे तो 0 0 0 3 बन जाएगा, तो उतना टाइम वेस्ट होगा। बट समझ जाना भी पैरेलल है। पैरेलल कैसे जाना, देखो यहाँ है i माइनस j प्लस k, मतलब कोएफिशिएंट क्या है 1 माइनस 1 1, और यहाँ कोएफिशिएंट कितना है माइनस 1 1 1 यहाँ पे। तो देखो इसको जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो यही बन जा रहा है, मतलब दिस वेक्टर इज सम k टाइम्स दिस वेक्टर और दैट k इज माइनस 1, राइट। अरे बोलो 1 का माइनस 1 बन जा रहा है, माइनस 1 का 1 बन जा रहा है, एंड 1 का माइनस 1 बन जा रहा है, ठीक। ये माइनस 1 है, ठीक। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स क्या है पैरेलल। अगर पैरेलल है तो मेरे पास फॉर्मूला दूसरा आता है, फॉर्मूला क्या आ जाता है उसमें a2 माइनस a1, SD का फॉर्मूला a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ b। अब बोलेगा सर कि मॉड b में ये लूँ कि ये लूँ, बेटा कोई भी ले लो जो आपका मन करे, जो आपका मन करे। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालो, कितना आएगा i माइनस 3j एंड माइनस का 4k, ठीक। बी वेक्टर क्या मैंने लिया सपोज i माइनस j प्लस के, आप दूसरा भी लेके देखना फिर बताना। ये मत सोचा करो मैं जो बता देता हूँ सब सत्य है, करके देखा करो, ना है तो बोला करो सर आपने गलत बताया है, ठीक। दूसरा करके देखा करो, ऐसे नहीं सर ने बता दिया होगा ही, नहीं करके देखो, ठीक। चलो a2 माइनस a1 क्रॉस b निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा i j k, i के साथ 1 माइनस 3 माइनस 4 1 माइनस 1 1, i के कोएफिशिएंट माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, j का कोएफिशिएंट माइनस j माइनस j का कोएफिशिएंट 1 4 5 प्लस k का कोएफिशिएंट माइनस 1 प्लस 3 मतलब 2, ये आ गया। अब इसका मॉड बताओ, a2 माइनस a1 क्रॉस b का मॉड कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 49 प्लस ये कितना था 5 था 3 था 5 था 25 प्लस 4 कितना बन गया 49 25 74 74 78। और b बताओ, b का मॉड जरा बताओ, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब रूट 3। तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी आ गई, रूट 78 अपॉन रूट 3। कर लोगे, कितना ईजी। अब आप b जब दूसरा लेके देखना ये वाला, और फिर बताना मेरे को डिस्टेंस सेम आ रही है, डिफरेंट आ रही है। गॉट इट, ओके। तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस, और ये हो गया चैप्टर द एंड ऑफ विच ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके मॉक टेस्ट हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, एंड
फिर मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, आप अपना रिजल्ट चेक करना कि कितने मार्क्स आपको मिले हैं। फिर से 80% मार्क्स द गुड वन, 60 to 80 मेहनत करने की ज़रूरत है, बिलो 60 बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, समरीज की देखेंगे और देन मॉक टेस्ट। ओके ओके देन, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।